करते हुए, इंग्लिश के अंदर बात करते हुए मैं आप लोगों के साथ जो है वो आपके साथ डिस्कशन और डायलॉग यहाँ पर मेंटेन करेंगे। तो जैसे अगर हम जीएसटी की बात करें तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जीएसटी को अगर हमें समझना है कि जीएसटी किस एक्टिविटी पे लगता है, किस एक्टिविटी पे नहीं लगता, ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है हमारे सामने कि कई बार जो मेरे मध्यम वर्गीय हमारे जो हैं बिजनेस हैं, एमएसएमई यूनिट्स हैं, उनके सामने एक क्वेश्चन उठता है कि मुझे इस पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो किस रेट से टैक्स लगेगा। तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। और उसके बाद आती है बहुत सारी कंप्लायंस की तैयारी जो हमारे को समय समय पे करनी चाहिए, समझनी चाहिए। और उसी के साथ जो है वो एक नई कंप्लायंस जो ई इनवॉइसिंग के रूप में या क्यूआर कोड के रूप में 1 अप्रैल 2021 से हम सबके ऊपर एप्लीकेबल होने की तैयारी है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जीएसटी क्या है और जीएसटी किस एक्टिविटी पे लगता है, किस एक्टिविटी पे नहीं लगता, तो नॉर्मली हमारे को एक बार के लिए, क्योंकि जैसे एग्जांपल की बात करें कि मैंने किसी अपने एम्प्लॉय को कोई, अगर सपोज कीजिए कोई गिफ्ट आइटम दी, या मैंने उसको बोनस दिया, या मैंने उसको जो है वो किसी भी तरीके से कोई इंसेंटिव दिया, तो उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो कई बार हम लोग गलती से, या ये समझिए कि हमें पता नहीं होता कि इस पर टैक्स लगना है या नहीं लगना है, और हम उसके हिसाब से अगर कंप्लायंस नहीं करते हैं तो हमें इंटरेस्ट और पेनल्टी का जो भार है वो हमारे ऊपर लग जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि एक्टिविटी जिस पे टैक्स लगता है हमारे जीएसटी में, उसको हम टैक्सेबल सप्लाई बोलते हैं। तो अगर वो एक्टिविटी टैक्सेबल सप्लाई है, यानी वो सप्लाई जो टैक्सेबल है, तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। लेकिन इससे पहले कि कोई एक्टिविटी टैक्सेबल सप्लाई हो, उस एक्टिविटी को सप्लाई होना भी जरूरी है। तो सबसे पहले एक्टिविटी क्या बनेगी? सप्लाई बनेगी। और अगर सप्लाई बनने के बाद वो एक्टिविटी जो है वो अगर एग्जम्प्टेड नहीं है, अगर उसके लिए कोई एग्जम्पशंस नहीं दी गई है, अगर उसको ये नहीं स्पेसिफिकली उसको कार्व आउट करके बाहर नहीं किया गया है, तो वो एक्टिविटी टैक्सेबल सप्लाई बन जाती है। तो लेट अस अज्यूम कि एक बकेट है और उस बकेट के अंदर मेरी जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी एक्टिविटी जो सप्लाई की डेफिनेशन को फुलफिल करती हैं, वो एक्टिविटी उस बकेट में डाल दी जाती हैं। अब सबसे पहले वो एक्टिविटी बकेट में डलेगी या नहीं डलेगी, मतलब वो सप्लाई होगी या नहीं होगी, इस बात के लिए हमारे को 4 तरह के टेस्ट दिए गए हैं। तो आपको कोई भी एक्टिविटी है उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, उससे पहले समझिए कि वो एक्टिविटी अपने आप में सप्लाई भी है या नहीं है। तो जो पहले 4 टेस्ट हैं, उनमें से जो पहला टेस्ट है वो है द एक्टिविटी शुड बी द सेल, परचेज, एक्सचेंज, बार्टर ऑफ। तो पहला क्या है कि पहली बात सबसे पहले कि अगर आप एक व्यक्ति हैं और एक दूसरा व्यक्ति है, तो आप अगर उस व्यक्ति को वो कोई भी जो है वो एक्टिविटी है, वो सेल की है, परचेज की है, बार्टर की है, एक्सचेंज की है, मतलब आपको जरूरत नहीं है कि आप जो है वो अपने आप में पैसा दें और वो सामान खरीदें। अगर आप सामान के बदले में सामान देते हैं तो वो भी अपने आप में सप्लाई के लिए एक अपने आप में टेस्ट को पूरा करता है। और जो दूसरी बात है वो है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब अगर आप कोई भी सेल परचेज कर रहे हैं, बार्टर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, किसी ऐसी एक्टिविटी का जो अपने आप में गुड्स की डेफिनेशन में आती है या सर्विस की डेफिनेशन में आती है। तो सपोज कीजिए कि हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं कि जो है वो हमारे पास कोई ऐसी एक्टिविटी है, कोई ऐसा मेरी एक्टिविटी है जो ना तो गुड्स की डेफिनेशन में आती है या ना सर्विस की डेफिनेशन में आती है, तो वो अपने आप में कभी सप्लाई भी नहीं हो सकती। जैसे एग्जांपल की बात है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर सपोज कीजिए कि मुकेश मोहन गुप्ता जी के पास एक प्रॉपर्टी है और अगर वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, तो वो ना तो गुड्स होती है ना वो सर्विस होती है, इसलिए उसकी सप्लाई, सेल करना, एक्सचेंज करना, बार्टर करना भी अपने आप में सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आता है। तो इसलिए सबसे पहली बात, पहला टेस्ट कि वो अपने आप में सेल होना चाहिए, परचेज एक्सचेंज होना चाहिए। दूसरी बात वो गुड्स या सर्विस होनी चाहिए। तीसरी बात फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब उस एक्टिविटी में अगर कंसिडरेशन ही नहीं है, तो सपोज कीजिए आज अतुल गुप्ता यहाँ पर बोलने के लिए आया और उन्होंने कहा कि मुकेश मोहन गुप्ता जी से कि मैं आपकी रिस्पेक्ट के अंदर इस प्रोग्राम के अंदर एड्रेस करूंगा और इसके लिए मैं कोई चार्जेस नहीं लूंगा। तो उस केस में क्या हुआ कि मैंने सप्लाई ऑफ सर्विस तो करी, मैंने आपको गाइड तो किया कि 1 मिनट के लिए क्या सही है और क्या गलत है, पर क्योंकि इसमें कंसिडरेशन नहीं है तो दीपक गुप्ता जी क्योंकि कंसिडरेशन चार्ज नहीं करेंगे, इसलिए सप्लाई ऑफ सर्विस होने के बावजूद भी ये अपने आप में एक सप्लाई जो है वो अपने आप में नहीं बनेगी जीएसटी के परव्यू के हिसाब से। और जो चौथी चीज है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूं वो मेरे अपने आप में बिजनेस का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई ना कोई रिलेशन उसके साथ अपने आप में होना चाहिए। तो अगर मेरी कोई भी एक्टिविटी ऐसी है जो ये 4 टेस्ट पास करती है, तो
तो वो अपने आप में सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर आती है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपको कि सप्लाई की डेफिनेशन के किसी भी एक्टिविटी को सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई बनने से पहले सप्लाई बनना है, और सप्लाई बनने के लिए उसको 4 टेस्ट पास करने हैं कि देयर शुड बी ए गुड्स और सर्विस, देन देयर शुड बी ए सेल एक्सचेंज बार्टर परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कंसीडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब यहां पर जो है वो अपने आप में एक एक्सेप्शन भी है जो शेड्यूल 1 के अंदर दी गई है, और उन्होंने बोला कि मैं आपको ऐसी 5 एक्टिविटी बताता हूं जिनमें अगर कंसीडरेशन नहीं भी है तो भी वो अपने आप में सप्लाई वो अपने आप में सप्लाई मानी जाएगी। जैसे एग्जांपल की बात है, मुकेश मोहन गुप्ता जी ने कंप्यूटर खरीदा, लैपटॉप खरीदा, और 2 साल उस लैपटॉप को यूज किया, और 2 साल बाद वो लैपटॉप जो है वो अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट के रूप में दे दिया। अब अगर मान लीजिए मुकेश मोहन गुप्ता जी ने जब वो लैपटॉप खरीदा था और उसके ऊपर जीएसटी जो इन्होंने पे किया था, 1 लाख का लैपटॉप खरीदा और उस पर 18,000 का जो जीएसटी पे किया, उस लैपटॉप को 2 साल बाद इन्होंने अपने एम्प्लॉय को दे दिया, तो इन्होंने जो क्रेडिट लिया उस क्रेडिट को या तो ये फोरगो करें, दो साल बाद 2 साल के प्रपोर्शन में उस क्रेडिट को मेंटेन कर लें, बाकी क्रेडिट को फोरगो करें, नहीं तो वो सप्लाई जो इन्होंने वो लैपटॉप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एम्प्लॉय को दिया वो भी अपने आप में एक सप्लाई की डेफिनेशन में आता है, और उसके ऊपर जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट को पे करना जो है वो अपने आप में ड्यू बन जाता है। तो अपने आप में पहली बात कि अगर किसी एक्टिविटी को अगर टैक्सेबल सप्लाई बनना है, उसके ऊपर हमें इनवॉइस रेज करनी है, टैक्स चार्ज करना है, तो उसको सप्लाई की डेफिनेशन में आना पड़ेगा। तो अब वो एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी ऐसी हैं जो ये चारों टेस्ट को पास करती हैं, वो उस बकेट में डाल दी जाएंगी और उनको बोल दिया जाएगा सप्लाई। अब उसके बाद उन बकेट में से कुछ एक्टिविटीज को बाहर भी निकाल लिया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात है, हमारे पास एक नोटिफिकेशन है 12/2017 जिसमें हमारे करीबन 100 एक्टिविटीज को एग्जम्प्ट किया गया है। सपोज कीजिए कोई एक्टिविटी ऐसी है जो आप जो है वो आर्टिकल 243W के हिसाब से करते हैं, कोई आप ऐसी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जो अपने आप में एग्जम्प्टेड है, कोई आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो अपने आप में जिसके ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं लगाना चाहिए, तो उन्होंने एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन दी है और बोला कि ये सारी एक्टिविटीज के ऊपर जो है वो जीएसटी अपने आप में एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जम्पशन दी गई है। ऐसे ही उन्होंने एक शेड्यूल 3 भी दिया, और शेड्यूल 3 के अंदर उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज को डाला, करीबन 6-7 एक्टिविटीज को डाला, और बोला कि इन एक्टिविटीज के ऊपर भी अपने आप में जीएसटी नहीं लगेगा जबकि ये सप्लाई हैं। जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, तो अगर एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कोई सर्विस देता है और बदले में सैलरी लेता है, तो वो अपने आप में सप्लाई होते हुए भी वो अपने आप में टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिकली जो है वो एक एग्जम्पशन दी गई है शेड्यूल 3 के अंदर कि इस एक्टिविटी को सप्लाई नहीं, टैक्सेबल सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो अब मेरे पास एक बकेट था, उस बकेट के अंदर हजारों एक्टिविटीज पड़ी हुई थी, उन बकेट में से करीबन 100-150 एक्टिविटीज को बाहर निकाल दिया गया एग्जम्पशंस के नाम पे या शेड्यूल 3 के अंदर। तो जो एक्टिविटी उस बकेट में रह गई उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल सप्लाई, और उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार उस बात को रिपीट कर रहा हूं, उसका एक पर्पस है कि कई बार हम लोग जो है जब जीएसटी की बात करते हैं तो स्ट्रेट में हमारा एक क्वेश्चन होता है कि इस पे रेट कितना लगेगा, लेकिन ये हम जानने की कोशिश नहीं करते कि इस एक्टिविटी पे टैक्स जीएसटी लगेगा भी या इस एक्टिविटी पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो इसलिए अगर हम लोगों को जो पहला समझना का जरूरत है, मेरे एमएसएमई के जो भाई हैं उनको जो समझने की जरूरत है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि कौन सी एक्टिविटी सप्लाई है और कौन सी एक्टिविटी टैक्सेबल सप्लाई है। अब जब ये बात तय होगी कि मेरी एक टैक्सेबल सप्लाई है, तो उसके बाद जो है वो मुझे अगला जो मेरे सामने पड़ाव आता है वो ये कि मेरी एक्टिविटी के ऊपर जीएसटी का रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा। तो एक तो नॉर्मल तरीका है कि मेरे पास एचएसएन कोड होते हैं, और उस एचएसएन कोड के हिसाब से मुझे जो है वो अगर मैं पूरा डिटेल कोड चेक करता हूं तो मुझे रेट ऑफ टैक्स मिल जाता है। कई बार मैं जब 4 डिजिट का या 6 डिजिट का कोड यूज करता हूं तो मेरे पास मल्टीपल रेट्स भी आते हैं, और उसके लिए कहीं ना कहीं पर आपको जो है वो एक सलाह की जरूरत रहती है कि मुझे कौन से रेट जो है वो मेरी प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल होगा। तो ये तो हुआ कि एक सिंपल तरीका, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा एक कैच भी है, और वो है कि जब मैं 2 एक्टिविटी को एक साथ सप्लाई करता हूं, तो सपोज कीजिए मैंने टीवी के साथ जो है वो डिश एंटीना, जो मेरा जो मेरा ये जैसे टाटा स्काई होता है या डीटीएच होता है, तो मैं 1 मिनट के लिए जो है वो अपनी जो है वो टीवी के साथ जो है सेटअप बॉक्स जो है वो भी मैं अपने आप में सप्लाई करने लगता हूँ।
या सपोज कीजिए कि आपको ध्यान होगा कि हम लोगों के पास एक केस बना था, जब बर्फी के ऊपर जो है वो चॉकलेट लगा दी गई थी, तो उसको चॉकलेट माना जाएगा या वो अपने आप में बर्फी माना जाएगा। तो कई बार हम लोग जो है वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसमें एक एक्टिविटी के साथ एक एक्टिविटी फ्री होती है। सपोज कीजिए कि मैंने कोई सामान ही सप्लाई करना है, तो सपोज कीजिए मैंने जब कहा कि मैं आपको जो है वो 50 किलो जो है वो 1 मिनट के लिए कोई एक्टिविटी, कोई राशन है या कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी चीज है, मैं सप्लाई कर रहा हूं। अब मैंने 50 किलो आपको बोला मैं ब्रेड सप्लाई करता हूं और उसके साथ जो है ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, तो देखा जाए तो ये क्या है, ये अपने आप में दो एक्टिविटी है जिनका मिश्रण बना के, जिसका कॉम्बिनेशन बना के जो है वो अपने आप में सप्लाई किया जाता है। तो जहां पर भी आप कभी भी दो एक्टिविटीज का मिश्रण बनाएं, दो एक्टिविटीज को जोड़ के आप अपने आप में कोई प्राइस बनाएं, तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि मेरे पास सेक्शन 8 के अंदर ये बताया गया है कि वो एक्टिविटी जो है वो कंपोजिट सप्लाई है तो अपने आप में ठीक है, लेकिन अगर वो मिक्स सप्लाई है तो उस केस में हमारे को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारे को उस पर जीएसटी का रेट कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जब भी आप दो अलग अलग एक्टिविटीज को एक सिंगल रेट में बेचते हैं और उसके अंदर जो है वो जो दूसरी एक्टिविटी है वो नेचुरली बंडल्ड है, तो जो है वो जो मेन एक्टिविटी का रेट होता है वही रेट एप्लीकेबल होता है। तो सपोज कीजिए कि एग्जांपल की बात करें कि मैंने जो है वो गेहूं का मैंने 1 क्विंटल गेहूं किसी को भिजवाना है, व्हीट किसी को भिजवाना है और उसके साथ जो है ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, तो ट्रांसपोर्टेशन अपने आप में नेचुरली बंडल्ड है व्हीट के साथ, तो उसके ऊपर मुझे अलग से कोई जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्हीट का रेट अगर 0 है तो ट्रांसपोर्टेशन का रेट भी मेरे लिए अपने आप में 0 ही हो जाएगा। इसी तरीके से सपोज कीजिए कि अगर मैं कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूं कि मैंने एयर कंडीशन सप्लाई किया और एयर कंडीशन के साथ मैंने एक एएमसी फ्री थी, तो उस केस में एएमसी जो फ्री है वो अपने आप में नेचुरली बंडल्ड है एसी की सप्लाई के साथ, तो उस पर जो रेट एसी का है वही एसी लग जाएगा। लेकिन जहां पर मैं जो है वो आर्टिफिशियली बंडल करता हूं, तो सपोज कीजिए टीवी के साथ सेट टॉप बॉक्स अपने आप में नेचुरली बंडल्ड नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि एसेंशियल है कि टीवी के साथ सेट टॉप बॉक्स आपको लेना ही लेना पड़ेगा वरना टीवी चलता नहीं है। आंसर इज नो। तो आप अगर मान लीजिए टीवी का रेट अगर सपोज कीजिए 12% है और अगर सेट टॉप बॉक्स का रेट 28% है और आप ये कहते हैं कि मैं दोनों का एक सिंगल प्राइस रख के 20,000 का टीवी दिया और सेट टॉप बॉक्स फ्री दिया, तो उस केस के अंदर उन्होंने बोला कि ये अपने आप में मिक्स सप्लाई कहलाएगी और इसमें जो हाईएस्ट रेट होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा रादर देन टीवी का रेट जो 12% है वो एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर आपको जीएसटी का रेट 28% हो जाता है। तो यहाँ पर हमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने की है ताकि हम लोग ऐसी गलती आगे कभी ना करें कि पहले ये देखें कि मेरी एक्टिविटी के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, और जब ये बात तय होगी जीएसटी लगेगा तो रेट कैलकुलेट करते वक्त हम लोग जो है इस बात का विशेष ध्यान रखें कि क्या मैं सही एचएसएन कोड यूज कर रहा हूं, और अगर एचएसएन कोड में सही यूज भी कर रहा हूं तो अगर मैं दो तरह की सप्लाईज को जोड़ के एक रेट के ऊपर चार्ज करता हूं, उस केस में मुझे जो है वो कौन सी रेट को अपने आप में, तो दोनों दो अलग अलग सप्लाई है, दो का अलग अलग रेट है, तो मुझे कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा ये जानना समझना और उसके हिसाब से कंप्लाई करना हमारे लिए विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है, जो हमें सबको समझने की जरूरत है। अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा आगे चलते हैं और इससे पहले कि मैं अपनी बात को ई इनवॉइसिंग की तरफ लेके जाऊं जो मुकेश मोहन गुप्ता जी ने मुझे आज के संदर्भ में डिस्कस करने के लिए बोला, मैं एक और इंपॉर्टेंट बात कहूंगा आप लोगों से, जो मैं इवन अगर हमारे क्योंकि टैली के दोस्त भी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो मैं सभी अकाउंटिंग एप्लीकेशन वालों से भी कहना चाहूंगा कि आज के संदर्भ में एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे एसएससीज को अपने आप में चाहिए, एमएसएमईज को मेंटेन करने की जरूरत है, और वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का रजिस्टर। अपने आप में आप लोगों को पता है कि अगर पूरे जीएसटी के अंदर देखें, जैसे जैसे ई इनवॉइसिंग आएगी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि शायद जीएसटीआर 1 फाइल करने की जरूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि अपने आप में सारा डाटा आपका ऑलरेडी जीएसटीएन के पास अवेलेबल होगा। आपका सारा रिकॉर्ड, आपकी सारी परचेज, सारी सेल ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। लेकिन अगर एक चीज अवेलेबल नहीं है और एक चीज जिसके लिए समय समय पे रेगुलर कंप्लायंस की आपको जरूरत पड़ेगी, और वो है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का लेजिटिमेट होना और इनपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्टर को मेंटेन करना। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि इस बात को बहुत अच्छे से समझे कि मुझे एक सेक्शन जो है वो अपने आप में सेक्शन 17, सेक्शन 16, सेक्शन 17 जो है वो मुझे बताए गए हैं। सेक्शन 17 में मुझे बताया गया है कि मुझे किस किस चीज पर क्रेडिट नहीं मिलता है। मुझे उसके बाद रूल्स बताए गए हैं सरनेट क्रेडिट के, जिनमें मुझे बताया गया है कि अगर मुझे क्रेडिट मिलेगा तो मुझे किस रेशो में मिलेगा।
मुझे ये भी बताया गया कि अगर मैं 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करता हूं अपने वेंडर की, तो जो क्रेडिट मैंने ले लिया था वो क्रेडिट मुझे रिवर्स करना है। तो मैं जो आपको बात कह रहा हूं कि एक इनवॉइस पे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, तो अगर मुकेश मोहन गुप्ता जी का एक ऑफिस दिल्ली में है और एक ऑफिस हरियाणा में है, तो जो बिल के ऊपर अगर हरियाणा का एड्रेस है उसका क्रेडिट दिल्ली में नहीं लेना है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हमें समझने की जरूरत है। मेरा जो क्रेडिट है, जो मैंने सामान खरीदा और उसका ऊपर जो जीएसटी पे किया, उस व्यक्ति ने अपने आप में जीएसटीआर 3 और जीएसटीआर 1 भरी या नहीं भरी, और उसकी वजह से क्रेडिट मेरा 2A के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये भी अपने आप में एक बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो मेरा क्या कहना है आप लोगों को कि हम लोगों ने सपोज कीजिए 1 लाख रुपए का सामान बेचा, 18,000 रुपए जीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी है, और मैंने जो है वो उस आउटपुट लायबिलिटी को मीट करने के लिए सपोज कीजिए 15,000 रुपए का क्रेडिट ले लिया। तो ये 15,000 रुपए का जो क्रेडिट है, जो एक तरह से नगद अमाउंट आपको मिला, आपको अपनी आउटपुट लायबिलिटी को एडजस्ट करने के लिए, क्या ये 15,000 रुपया लेजिटिमेट है? क्या ये 15,000 रुपया आपको मिलना चाहिए? क्या ये 15,000 की सारी कंडीशंस पूरी की गई हैं? ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है, जिसकी वजह से आज आप देखते होंगे कि डिपार्टमेंट को फेक इनवॉइसेस की वजह से, या आपके क्रेडिट 2A में नहीं आ रहा है, जेन्युइनली नहीं आ रहा है, सामने वाले ने अभी रिटर्न फाइल नहीं किया है, आपको अगर रिफंड लेना है तो आपको रिफंड नहीं मिल रहा क्योंकि सामने वाले ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, आपकी इनवॉइस ही वैलिड नहीं है, आपकी इनवॉइस किसी दूसरे एड्रेस की है, आपने 180 दिन में उसका पेमेंट नहीं किया। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिनकी वजह से ये 15,000 रुपया आपको लेजिटिमेटली कई बार अवेलेबल नहीं होता है। तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये देखना, जो अपने आप में टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, किस रेट से लगेगा, और उसके बाद जो तीसरी बड़ी चीज है, जो मैं मुकेश मोहन गुप्ता जी को और दीपक जी को भी कहना चाहूंगा, कि जो हमें सबको एड्रेस करने की जरूरत है, कि ये जो मेरे पास 15,000 का क्रेडिट है 18,000 की आउटपुट लायबिलिटी के लिए, ये कितना वैलिड क्रेडिट है, कितना मेरा लेजिटिमेट क्रेडिट है, कितना मेरा लीगल क्रेडिट है, वो मुझे अपने आप में जांच करना, और उसकी जांच के हिसाब से एक रजिस्टर मेंटेन करते हुए उसके अंदर पूरा ब्यौरा मेंटेन करना, ताकि कल को कोई भी डिपार्टमेंट पूछे, कल को कोई ऑफिसर आपके पास आता है, कोई आपका ऑडिट होता है, कोई आपका इन्वेस्टिगेशन होता है, तो आपके पास वो रजिस्टर अवेलेबल है दिखाने के लिए कि यस, ये मेरा 15,000 रुपए का जो क्रेडिट है, ये मैंने पूरी तरीके से जांचा हुआ परखा हुआ क्रेडिट है, और इसके ऊपर कोई भी सवालिया निशान जो है वो नहीं लगाया जा सकता। अब सर आगे चलते हैं और बात करते हैं 1 अप्रैल 2021 के आने वाले प्रोविजंस की, जहां पर हमारे एमएसएमई सेक्टर के लिए एक अपने आप में चुनौती लेकिन सरलीकरण का एक अपने आप में नया उदाहरण पेश होने जा रहा है। अपने आप में चुनौती इसलिए क्योंकि नया सिस्टम होगा, अकाउंटिंग पैकेजेस के अंदर हमें चेंज करना होगा, हमारे को अपने सिस्टम्स को चेंज करना होगा, हमें कुछ नई बातें सीखनी होंगी, और सरलीकरण कैसे कि एक बार हमें वो सिस्टम समझ में आ गया तो अपने आप में जो है वो ना केवल इलेक्ट्रॉनिकली बल्कि अपने आप में आने वाले समय में ई वे बिल की जरूरत या अपने आप में जीएसटीआर 1 फाइल करने की जरूरत भी जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने की तरफ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे डेटा मेरा ऑटो पॉपुलेट होगा और अगर मैं ऑनलाइन कंप्लायंस कर रहा हूं तो मुझे उन सब चीजों की जरूरत नहीं रहेगी। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं ई इनवॉइसिंग की। अब हम लोग जो है वो 1 अप्रैल 2021 सभी लोग जानते हैं कि अपने आप में ई इनवॉइसिंग शुरू होने वाली है, तो इसलिए मैं एक प्रयास करता हूं कि एक जब प्रेजेंटेशन चलाने का, अगर जो है वो अगर मैं आपको वो इनवॉइस प्रेजेंटेशन दिखा पाया तो मैं छोटा सा प्रयास करता हूं, अगर नहीं तो फिर मैं आपको फिजिकल जो है वो वर्बली में आपको जो है वो उसके हिसाब से बताने का प्रयास करूंगा जी। मुझे सर आप कुछ बिल्कुल सेकंड शेयर कर दीजिएगा सकते जी, हैं। मैं एक बार जो है वो जी सर। हाँ, मैं क्योंकि वेबएक्स पे पहली बार शेयर कर रहा था जी, तो इसलिए सर थोड़ा आपका सा मेरे मन में विजिबल अप्रीहेंशन थी सर। जस्ट सर विजिबल है आपका हमें। स्टार्टिंग टू शेयर कंटेंट प्रेजेंटेशन आ रहा है सर, अभी आ रहा है आपका कि यार स्टार्टिंग टू शेयर कंटेंट, मेरे ख्याल आ जाएगा सर अभी। अभी हो गया है सर? अब सर अभी आप आप प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं सर मेरी? सर प्रेजेंटेशन नहीं अभी देख पा रहे, लेकिन आपका आया है कि श्री अतुल गुप्ता जी स्टार्टिंग टू शेयर कंटेंट, तो हम आपका मतलब शेयरिंग तो आपकी हो गई है सर स्टार्ट, लेकिन आपका जो शायद स्लो है मे बी, हाँ शायद स्लो थोड़ा है। थोड़ा वेट कर लेते हाँ हैं सर जी, 1 आगे मिनट। आगे आ गया है सर, आ गया है, अभी आ गया है सर। हाँ जी,
तो जी मैं बात कर रहा था जी कि ई इनवॉइसिंग की, जिसके लिए मुझे मुकेश मोहन गुप्ता जी ने कहा कि आज का हम इस सेशन को रखेंगे। तो अगर हम लोग जो बात करें तो आज जो हम लोग जो ई इनवॉइसिंग में बात करेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ई इनवॉइस क्या होता है, कुछ की पॉइंट्स उसके डिस्कस करेंगे, किस पे एप्लीकेबल है, क्या एग्जाम्पशन है, कैसे उसका स्कीमा काम करेगा, बेनिफिट्स क्या है, वर्क फ्लो कैसे होता है, और ई इनवॉइसिंग के अंदर फ्यूचर जो है वो अपने आप में क्या है। दोस्तों अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ई इनवॉइसिंग जो है वो गवर्नमेंट ने पास करी, अपने आप में जीएसटी काउंसिल ने पास करी, 2019 में पास किया कि धीरे धीरे करके हम ई इनवॉइसिंग को एप्लीकेबल करेंगे। और ई इनवॉइसिंग का कंसेप्ट जो है उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2020 से हम लोग फेज मैनर में इंप्लीमेंट करेंगे। और उसके तहत आप सभी लोगों को पता है कि 1 अप्रैल 2021 से जिन भी व्यक्तियों की टर्नओवर, जिन भी एसएससीज की टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, उनके लिए ये अपने आप में कंपलसरी प्रोविजन है, जब वहां पर आपको ई इनवॉइसिंग सिस्टम को फॉलो करना है, स्पेसिफिकली वो इनवॉइसेस के लिए जहां पर आपकी वो इनवॉइसेस B2B इनवॉइसेस हैं। साहब अगर हम लोग जो है वो थोड़ा सा आगे चलें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ई इनवॉइसिंग सिस्टम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो इनवॉइस जो है वो मशीन से बनाएंगे, मैनुअली नहीं बनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है वो एक एप्लीकेशन खरीदनी है और आपने उस मशीन से उसको जो है वो इनवॉइसिंग को बनाना है। ई इनवॉइसिंग का जो पर्पस है वो ये है कि आप जो भी इनवॉइस बनाएंगे उसके ऊपर एक यूनिक कोड, IRN नंबर जो है वो आपको गवर्नमेंट से लेना है, और वो आपका IRN कोड जो है वो आपको ये बताएगा कि ये इनवॉइस अपने आप में वैलिड है, ये इनवॉइस अपने आप में फेक इनवॉइस नहीं है, और ये इनवॉइस QR कोड के साथ आपको ऑनलाइन पेमेंट को फैसिलिटेट करने का काम करेगी। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को क्लैरिफाई कर दूं कि जिन भी लोगों ने 50 करोड़ से ऊपर के हमारे एसएससी हैं, जिनके ऊपर ये प्रोविजन 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल होने जा रहा है, ये इनवॉइस, ई इनवॉइस का मतलब ये नहीं है कि आपको इनवॉइस सॉफ्टवेयर से जनरेट करनी है, आपको कोई पॉइंट ऑफ सेल कोई मशीन लगानी है तो वो अपने आप में इनवॉइस बन जाएगी। द आंसर इज नो। द आंसर है कि जो ई इनवॉइस का मतलब है, और इवन मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि कहीं पर कोई आपको सेंट्रली गवर्नमेंट का कोई आपको वो टूल मिलेगा, या आपको कोई अपने आप में एक सॉफ्टवेयर के ऊपर जाना है और वहां पर सेंट्रली कोई ई इनवॉइसिंग जनरेट हुआ करेगी, तो ऐसा भी नहीं है। ई इनवॉइसिंग का मतलब है कि आपको अपने घर पे बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के एक सिस्टम को यूज करके एक इनवॉइस बनानी है, और उस इनवॉइस को गवर्नमेंट के सिस्टम पे अपलोड करके, चाहे वो डायरेक्टली चाहे वो एक सिस्टम के थ्रू अपलोड करके उस पर एक IRN नंबर लेना है, और वो IRN नंबर जब आपकी इनवॉइस पे आ जाएगा तो वो इनवॉइस आपकी अपने आप में एक वैलिड इनवॉइस बन जाएगी, जिसे हम ई इनवॉइस का नाम दे सकते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं, दोबारा समझने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर जो है वो और ज्यादा हमें क्लैरिटी जो है इन सब बातों की मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बोला, क्या एक ई इनवॉइसिंग एक ऐसा सिस्टम है जिनमें मुझे इनवॉइस सेंट्रली जनरेट करनी है गवर्नमेंट के पोर्टल से? आंसर है नो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके कोई इनवॉइस स्पेसिफिकली अलग से वहीं के पोर्टल से ही डाउन बनानी है, या वहां पर बैठ के ही आपको उसको जनरेट करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इनवॉइस अपनी एप्लीकेशन से बनाएं, अपने सॉफ्टवेयर से बनाएं, अपने किसी अकाउंटिंग पैकेज से बनाएं, और उस बनाई हुई इनवॉइस को गवर्नमेंट सिस्टम पे आपको लिंक करके IRN नंबर लेना ही अपने आप में ई इनवॉइसिंग का एक जो है प्रक्रिया का पार्ट है। अब हम लोग जो है वो 1 मिनट के लिए बात करते हैं कि ई इनवॉइसिंग जो है वो अपने आप में क्या है, कैसे काम करती है, किस तरीके की जो है वो अपने आप में इनवॉइस क्या होती है। तो जैसा आप देखेंगे कि ई इनवॉइस का मतलब एक जनरेशन है इनवॉइस का फ्रॉम अ सेंट्रल पोर्टल डिपार्टमेंट, as any such centralized will bring unnecessary restriction on the way trade is conducting। तो क्लियर बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई सेंट्रल पोर्टल से ही अपने आप में इनवॉइसिंग बनानी है। आप GST इनवॉइस अपने अकाउंटिंग पैकेज से, अपने बिलिंग पैकेज से, अपने ERP सिस्टम से भी बना सकते हैं। किस पे एप्लीकेबल है ये मैं अभी आपको से बात करूंगा, लेकिन जैसा मैंने बोला कि आपको हर इनवॉइस को ई इनवॉइस कैसे बनती है, जब उसके ऊपर एक यूनिक रेफरेंस नंबर जो है वो इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जिसको हम IRN बोलेंगे बार बार, जब वो मैं जनरेट कर देता हूं और वो इनवॉइस पे ऑटोमेटिकली वो सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट के सिस्टम में अवेलेबल होता है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति वो चेक करना चाहता है कि वो इनवॉइस वैलिड है या नहीं है, तो अगर वो 1 मिनट के लिए QR कोड की मदद से अगर वो देखना चाहे कि ये इनवॉइस वैलिड है या नहीं है, तो वो देख सकता है। तो उसको हम लोग जो है वो ई इनवॉइस बोलते हैं, रादर देन ये बोलना कि मुझे किसी गवर्नमेंट के पोर्टल से जाके इनवॉइस बनानी है।
आंसर है नहीं। आप अपने अकाउंटिंग पैकेज से, अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर से इनवॉइस बनाइए, उस पर गवर्नमेंट से एक IRN नंबर लीजिए, और वो IRN नंबर कैसे लेना है वो प्रक्रिया में आपको बताऊंगा, उसको हम लोग जो है वो ई इनवॉइसिंग का नाम देते हैं। हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल अतुल जी, बिल्कुल आपकी आवाज हमें बिल्कुल क्लियर है और हम बिल्कुल आपको ठीक है सर। सुन पा रहे तो हैं, समझ उसमें पा मैं रहे हैं। आपको बता, हाँ, ठीक है सर, धन्यवाद। क्योंकि थोड़ा नेटवर्क के बीच बीच में ऐसा इशू आता है कि लगता है कि कहीं डिस्कनेक्ट ना हो गया हो। तो उसमें नहीं मैं आपको बता रहा था कि जैसे आपके सामने स्क्रीन पे है कि आप जैसे ही कोई इनवॉइस बनाते हैं और उसके अंदर आप IRN नंबर लेने के लिए आप जो है वो एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। मतलब आप अपनी एक इनवॉइस बनाएंगे, उस इनवॉइस को आप 3 तरीके से, मैं आगे तीनों तरीके बताऊंगा आपको, 3 तरीके से आप इनवॉइस पे IRN नंबर लेने का प्रक्रिया कर सकते हैं। और जैसे ही आपको IRN नंबर मिल गया और आपने उसे QR कोड के रूप में अपनी इनवॉइस के ऊपर छाप दिया, तो वो अपने आप में एक वैलिड इनवॉइस बन गई। तो उस इनवॉइस पे चाहे तो बाद में आप अपना खुद का लोगो भी जो है लगाना चाहें तो वो आप अपना लोगो भी लगा सकते हैं। तो वो क्या है कि एक अपने आप में अपने कंप्यूटर से जनरेट होने वाली इनवॉइस है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपके कंप्यूटर से आपके अपने ऑफिस में बैठ के जनरेट करने वाली इनवॉइस को ही इनवॉइस कहते हैं। आप उस पर अपना लोगो लगाइए, आप अपना सारी डिटेल उस पर डालिए। केवल और केवल गवर्नमेंट के द्वारा उस इनवॉइस को वैलिडेट कराना ही अपने आप में एक ई इनवॉइसिंग की प्रक्रिया है, जिसमें आप IRN नंबर के थ्रू, जैसे ही आपको IRN नंबर मिल गया, आपकी इनवॉइस वो एक वैलिड इनवॉइस हो गई और वो इनवॉइस ई इनवॉइस कहलाती है। यही अपने आप में एक तरीका है। सो इट इज नॉट अ टैक्स रिफॉर्म, एक्चुअली इट इज अ बिजनेस रिफॉर्म। क्योंकि जैसे जैसे आप गवर्नमेंट के सिस्टम पे अपनी इनवॉइस को अपलोड करते हैं और IRN नंबर जनरेट करने की बात करते हैं, उस इनवॉइस का डेटा आपके सिस्टम के अंदर, गवर्नमेंट के सिस्टम में अवेलेबल हो जाता है। फिर चाहे वो आप ई वे बिल निकालना चाहते हैं या GSTR 1 फाइल करना चाहते हैं, वह डेटा अपने आप में ऑटो पॉपुलेट होके आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी रिटर्न भरने की सुविधा या ई इनवॉइस ई बिल बनाने की सुविधा जो है, उसका सरलीकरण भी जो है, उसका सिंप्लीफिकेशन भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू में जब हम लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाई थी, इसके अंदर हम लोगों ने 500 करोड़ की बात की थी, लेकिन अभी जो है ये 50 करोड़ की बात है कि अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर एक वर्ष में 50 करोड़ से ऊपर अधिक है तो ये जो है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल। और अब हम लोग जो है वो इसको 1 अप्रैल 2021 कर दें कि ये अपने आप में जो स्कीमा है ये 1 अप्रैल 2021 से उन सभी व्यक्तियों के ऊपर जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक है। और एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, क्योंकि समय की सीमा है इसलिए मैं आप बात नहीं कर रहा, पर एग्रीगेट टर्नओवर में आपकी टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड दोनों तरह की टर्नओवर आती है, एक्सपोर्ट टर्नओवर भी आती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब केवल टैक्सेबल टर्नओवर नहीं है। कौन कौन सी इनवॉइस अपने आप में ई इनवॉइस के रूप में हमें करनी पड़ेगी, वो अपने आप में, चाहे तो वो मेरी कोई भी B2B इनवॉइस है, तो ध्यान रखिएगा ई इनवॉइस का सिस्टम B2C के लिए नहीं है, वो B2B इनवॉइसेस के लिए है। वो अपने आप में एक्सपोर्टर जो इनवॉइस बनाते हैं वो उनके लिए है। आप कोई क्रेडिट नोट इशू करते हैं या कोई डेबिट नोट इशू करते हैं तो उसके लिए जो है वो अपने आप में ई इनवॉइसिंग का सिस्टम जो है वो एप्लीकेबल है। ये नोटिफिकेशन के द्वारा मैंडेट कर दिया गया है और इसके लिए रूल 48(4) जो है CGST रूल्स का, उसको भी अमेंड कर दिया गया है, ताकि जो है वो ई इनवॉइसिंग अपने आप में लीगल फोर्स के साथ इंप्लीमेंट जो है वो हम लोग जो है वो गवर्नमेंट जो है वो कर सके। ये इनवॉइस किस पे एप्लीकेबल नहीं है तो अपने आप में इसके लिए भी कुछ छूट दी गई है, कुछ एग्जम्पशन दी गई है और बताया गया है कि अगर आप कोई SEZ यूनिट है, कोई बैंकिंग कंपनी है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंश्योरेंस कंपनी है, कोई GTA है, या आप कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देते हैं या कोई मूवीज से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उस केस के अंदर जो है वो आपको सिनेमा हॉल में घुसने के लिए आपको जो है वो जो टिकट मिलेगी वो ई इनवॉइस होना कंपलसरी नहीं है। तो इस तरीके से कुछ लोगों को एग्जम्पशन दी गई है कि जिन जिन लोगों को ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं करना है। इसके बाद अगली बात करते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ई इनवॉइसिंग के अंदर जो है वो अपने आप में एसएससी को क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप देखें तो ध्यान से, अगर एसएससी की बेनिफिट्स की बात करें तो मैंने जैसे बोला कि जैसे ही आप B2B इनवॉइस, तो अगर मान लीजिए मुकेश मोहन गुप्ता जी हैं और सपोज कीजिए वो किसी गुड्स के सप्लायर हैं और मैं अतुल गुप्ता बायर हूं, तो अगर उन्होंने मुझे अगर कोई सामान सप्लाई किया 1 लाख रुपए का और 18,000 रुपए उस पर GST चार्ज किया और वो इनवॉइस को उन्होंने ई इनवॉइस के रूप में कन्वर्ट कर दिया,
तो ऑटोमेटिकली इनका जो डेटा है वो गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। आप जैसे ही ई इनवॉइस अपने कंप्यूटर से बनाएंगे और उस पर IRN नंबर लेने के लिए उस इनवॉइस के जो कंटेंट्स हैं वो गवर्नमेंट को अपलोड करेंगे, गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपलोड करेंगे और IRN नंबर लेंगे। गवर्नमेंट के पास वो कंटेंट अवेलेबल हो गए हैं, वो IRN नंबर मिलते ही वो एक वैलिड इनवॉइस हो गई है। और अब जब GSTR 1 भरने की बात आएगी या ई-वे बिल भरने की बात आएगी तो उस केस में वो डेटा इनको दोबारा देना नहीं है, वो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा होगा। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ई-वे बिल के बारे में अगर बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। हमें पार्ट ए और पार्ट बी, हमें दो चीजें भरनी होती हैं ई-वे बिल के अंदर। और अगर मैं नॉर्मली इनवॉइस की बात करूं तो उसमें पार्ट ए भरा जाता है। तो अगर आप अपनी ई इनवॉइसिंग बनाते वक्त अगर पार्ट बी की डिटेल भी भरेंगे तो आपको ई-वे बिल भरते वक्त अलग से कोई डेटा देने की जरूरत नहीं रहेगी, आपका ऑटोमेटिकली ई-वे बिल का डेटा पॉपुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपनी इनवॉइस में केवल पार्ट ए से रिलेटेड डेटा भरा तो ई-वे बिल भरते वक्त आपको पार्ट बी का डेटा दोबारा भरना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट आपकी फिर भी बनी रहेगी। एक इसके अलावा जो बेनिफिट होगा, कई बार आप लोगों ने देखा, जैसे मैंने आपको बोला कि 1 लाख की आपकी सेल है, 18,000 आउटपुट टैक्स है, 15,000 का क्रेडिट है। कई बार आपने देखा होगा कि आजकल न्यूज़पेपर के अंदर मीडिया में आता है कि वो क्रेडिट फेक है, वो इनवॉइस फेक है। तो कई बार आपके सामने वाले ने उस पर टैक्स पे ही नहीं किया। तो ऐसी जितनी भी इस तरह की जो है वो लेजिटिमेट क्रेडिट की बात आती है, एक क्लियर की बात आती है, तो ई इनवॉइसिंग का सिस्टम वो भी एंश्योर करता है। क्योंकि अगर वो इनवॉइस सिस्टम से जनरेटेड है, उस पर IRN नंबर अवेलेबल है और फिर उस इनवॉइस को आप अगर रिसीव कर रहे हैं तो वो अपने आप में एक वैलिड इनवॉइस बन जाती है और उसके ऊपर जो है वो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो 2A भी जनरेट हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो है वो ITC क्रेडिट को वैलिडेट करने का, उसको लीगली सस्टेन करने का अपने आप में एक माध्यम जो है वो ई इनवॉइसिंग अपने आप में एक बड़ा माध्यम के रूप में बनने वाला है। और आगे चल के आपको जब रिकंसिलेशन करना होगा कि ये 15,000 का टोटल क्रेडिट मेरा कितना अपने आप में वैलिड है, कितना नहीं है, ये भी अपने आप में बताने का काम जो है वो अपने आप में ई इनवॉइसिंग का सिस्टम जो है वो एंश्योर करता है। जब ये बेनिफिट होंगे तो नेचुरली गवर्नमेंट को भी बेनिफिट्स होंगे कि गवर्नमेंट के पास कंप्लीट एक ट्रेल अवेलेबल होगा कि किसने किसको सामान खरीदा, किसको बेचा। और उसके बाद जो टैक्स इवेजन की बात होती है वो अपने आप में काफी कम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट इस एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए और आपको फैसिलिटेट करने के लिए इनवॉइसिंग का सिस्टम जो है वो अपने आप में चालू होने जा रहा है। अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा ये वर्क फ्लो अपने आप में टिपिकल वर्क फ्लो है, ये FAQ के रूप में आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी अवेलेबल है कि इसके अंदर जो है वो किस तरीके से इनवॉइस जो है वो हम जनरेट करते हैं। मैंने जैसे बताया कि जब एक व्यक्ति अपनी सारी डिटेल जो उसने इनवॉइस बनाई उस पूरी डिटेल्स को वो जो है वो गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपलोड करेगा। तो अपलोड करने के कई तरीके हैं, वो API के थ्रू अपलोड कर सकता है, वो किसी GSP की मदद ले सकता है, या वो अपने आप में एक जेसन फाइल बना के वो गवर्नमेंट के पोर्टल पे ही अपने आप में उस इनवॉइस के कंटेंट को अपलोड कर सकता है और उसके बेसिस पे उसको IRN नंबर जनरेट हो जाता है। तो बहुत सारे IRPs बनेंगे जो अपने आप में जो हमारे को ये जो है वो IRN नंबर देने का काम करेंगे। तो जैसे ही एक व्यक्ति अपनी इनवॉइस बनाएगा और उस इनवॉइस को गवर्नमेंट के पोर्टल पे डिटेल्स को उस इनवॉइस की डिटेल्स को गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपलोड करेगा, उसको एक IRN नंबर मिल जाएगा। जो IRN नंबर जो है वो अपने आप में QR कोड के रूप में भी अवेलेबल होगा। और आप चाहें तो जब QR कोड को अपनी इनवॉइस पे प्रिंट करेंगे तो अपने आप में वो ऑटोमेटिकली वो जो है वो कोई भी व्यक्ति अपने बारकोड रीडर से उस QR कोड को देख के ये समझ सकता है कि ये इनवॉइस अपने आप में एक वैलिड इनवॉइस है। दोस्तों क्योंकि एक टिपिकल एग्जांपल है ये केस वो है तो मैं इसलिए इसके ऊपर ज्यादा आप लोग का वो नहीं करूंगा, लेकिन ये बहुत छोटा सा एक सिंपल फ्लो है। तो आप अगर 1 2 3 4 5 6 को देखें तो आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि अपने आप में किस तरीके से एक प्रोसेस को फ्लो करना है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले नंबर 1, प्रिपेयर ई इनवॉइस एज पर द स्कीमा हैविंग मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स। क्या कहना चाहता है कि आप पहले सबसे पहले अपने कंप्यूटर में, टैली में, किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए आप जो है वो अपने आप में एक ई इनवॉइस को अपने आप में बनाए, एक इनवॉइस बनाए, कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस बनाए जिसके ऊपर कंपलसरी फील्ड होगी जैसे GSTI नंबर होना चाहिए, इनवॉइस नंबर, डेट, वैल्यू, ये सब चीजें होनी चाहिए। और उसके बाद जब आपने वो इनवॉइस बना दी तो आपने उसकी जो है वो एक JSON फाइल बना के एक IRP को अपने आप में अपलोड करना है कि मेरे को ये इनवॉइस मैंने बनाई है और मुझे इसका IRN नंबर चाहिए। तो जैसे ही 1 मिनट के लिए जैसे ही JSON फाइल आपके पास आप अपलोड करते हैं आपको वहां से एक IRN नंबर और इवन जो है वो एक QR कोड जो है वो आपको अपने आप में मिल जाता है। तो जैसे ही गवर्नमेंट की साइट पे आपने अपलोड किया
आपको वहां से जो है वो 1 मिनट के लिए आपको जो है वो IRN नंबर आपको मिल जाएगा। उस इनवॉइस को आप चाहें तो डिजिटली भी साइन कर सकते हैं, और QR कोड जो है वो अगर आपने उसमें प्रिंट कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली इक्विवेलेंट टू डिजिटली साइंड ही है। तो जैसे ही आपने IRN जनरेट कर लिया, आपको जो है वो GST सिस्टम के थ्रू आपको जो है वो IRN जनरेट हो गया। आपने जो है वो उस इनवॉइस को डिजिटली साइन कर दिया, क्योंकि वो IRP के थ्रू एक तरह से वैलिडेट हो गई है, और आपने उसके बाद उसके ऊपर एक QR कोड लगा दिया, तो वो आपकी अपने आप में कंप्लीट डिटेल्ड इनवॉइस, वैलिड इनवॉइस बन गई। और वो इनवॉइस आप अपने बायर को जो है वो भेज सकते हैं। वो इनवॉइस अपने आप में एक वैलिड इनवॉइस है, ना केवल QR कोड के पर्पज से, IRN के पर्पज से, ई पेमेंट के पर्पज से, और इवन उसकी डिटेल जो है वो ई-वे बिल के अंदर भी ऑटो पॉपुलेट आपको होके इस तरीके से मिल जाती है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस फॉलो करने से कहीं ना कहीं पर एक बिजनेस रिफॉर्म आता है, कहीं ना कहीं पर बेटर कंप्लायंसेस होती हैं। शुरुआत में दिक्कत जरूर रहेगी अपने आप में, लेकिन फिर भी ये अपने आप में जो है वो एक सुगमता के लिए एक नया कदम है। तो मैंने एक तरीके से इसको छोटा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी। जो कल पीछे अभी डायग्राम दिखाया था, एक चार्ट दिखाया था, उसको एक सुगम बनाने की, कि आप जनरेट करें इनवॉइस बाय द सप्लायर थ्रू हिज ओन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। आप GS1 फाइल जनरेट करें, वो भी सिस्टम से ही बन जाती हैं, वो उसको IRP पे अपलोड करें। IRP जो है वो जैसे ही आप अपलोड करेंगे, वो आपको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, GSP के थ्रू भी कर सकते हैं, और वो उस इनवॉइस को वैलिडेट करेगा। और उसके बाद जो है वो एक IRN जो है वो आपको अपने आप में अवेलेबल हो जाएगा, QR कोड अवेलेबल हो जाएगा। और उस QR कोड को जैसे ही आप इनवॉइस पे प्रिंट करते हैं अपने लोगों के साथ, तो वो अपने आप में एक वैलिड इनवॉइस बन गई। आप अपने बायर को वो सप्लाई कर सकते हैं। इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जो मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, ये क्या होता है? ये अपने आप में एक 64 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जिसके अंदर आपके GISTN नंबर, आपकी इनवॉइस नंबर, आपकी इनवॉइस की टाइप और फाइनेंशियल ईयर के कॉम्बिनेशन को बना के 64 वर्ड्स का, 64 अल्फाबेट्स का जो है वो एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, जिसको हम IRN बोलते हैं, जो आपको गवर्नमेंट की साइड से हर एक इनवॉइस के लिए लेना होगा। आपको एक इनवॉइस वाइज भी ले सकते हैं, आप बल्क इनवॉइस के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो ये आपकी अपनी सहूलियत है कि आप हर इनवॉइस के लिए अलग अलग लेना चाहते हैं, या अगर पूरे दिन में 10 इनवॉइस बना रहे हैं और शाम को वो इनवॉइस आपको रिलीज करनी है, तो 10 की 10 इनवॉइस के लिए भी आप एक बार में एक साथ जो है वो IRN नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या फैसिलिटीज करता है? ये अपने आप में हर एक इनवॉइस को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, ताकि जो है वो अपने आप में एक व्यक्ति उस IRN को देखने के बाद तुरंत ये हिसाब लगा सके, ये इनवॉइस कौन से फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करती है, सप्लायर का GSTN नंबर क्या है, ये इनवॉइस नंबर क्या है, किस तरह की इनवॉइस है। ये अपने आप में सारी चीजों को वैलिडेट करने का और आइडेंटिफाई करने का काम जो है वो अपने आप में करती है। जैसा कि मैंने बोला आपको कि एक जो है वो ई इनवॉइसिंग के बहुत सारे फीचर्स हैं। हम अगेन वही वाली बातें कर सकते हैं, लेकिन मैं अधिक समय आपका नहीं लूंगा। लेकिन एक जो नई चीज है वो है QR कोड। आप लोगों को पता है, जैसे मैंने बोला कि जैसे ही IRP जो है वो एक इनवॉइस के अंदर IRN नंबर देता है, वो एक QR कोड जो है वो जनरेट करता है। और QR कोड भी जो है वो 1 अप्रैल 2021 से कंपलसरी होगा आपको अपनी इनवॉइस पे प्रिंट करने का। और QR कोड जो हुआ उसके अंदर जो है वो IRN से भी ज्यादा डिटेल होती है। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि आजकल बार कोड होता है, आप किसी सामान को खरीदने के लिए जाते हैं, और जैसे ही वो जो सेलर होता है वो उस QR कोड को मशीन से स्कैन करता है, आपकी बिलिंग हो जाती है। उस बिलिंग के बाद ऑटोमेटिकली स्टॉक स्टेटमेंट भी अपडेट हो जाती है। तो एक QR कोड के अंदर जो है वो इतनी सारी डिटेल होती है, तो ना केवल वो आपकी इनवॉइस की बल्कि बहुत सारी और भी कंप्लायंस करने का काम करता है। तो अगर आपकी इनवॉइस पे QR कोड अवेलेबल है, आपको रास्ते में आपकी गाड़ी जा रही है, और अगर कोई अथॉरिटी उसको चेक करना चाहती है कि इनवॉइस किससे किसको जा रही है, इसका IRN नंबर क्या है, इसका GSTN नंबर क्या है, इसका इनवॉइस डेट कौन सी है, आपका HSN कोड क्या है, वो सब की सब चीजें जो है वो अपने आप में उस QR कोड में अवेलेबल रहती हैं। तो जैसे ही आप अपनी इनवॉइस पे QR कोड जनरेट करते हैं, आपके सामने एक स्क्रीन पे मैंने दिया है आपका नंबर, आपके रिसिपिएंट का GSTN नंबर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, इनवॉइस की वैल्यू, आपकी नंबर ऑफ लाइन आइटम्स कितनी है। और आपको मैं बता दूं कि 1000 लाइन आइटम तक आप एक इनवॉइस में डाल सकते हैं, उतना बड़ा फैसिलिटेशन दिया गया है। HSN कोड क्या है और आपका IRN नंबर, तो जो 64 डिजिट का, ये सारी डिटेल जो है वो QR कोड में अवेलेबल रहती है। तो आपने जैसे ही IRN नंबर जनरेट करने के लिए रिक्वेस्ट करा गवर्नमेंट की साइट पे, आपको एक QR कोड मिलेगा।
आपको IRN नंबर अलग से प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। आप QR कोड को ही प्रिंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको एक स्ट्रिंग मिलती है, उस स्ट्रिंग को आप अपने आप में इनवॉइस पे प्रिंट करेंगे तो वो QR कोड बन जाएगा। आप QR कोड को जैसे ही प्रिंट करते हैं वो इनवॉइस अपने आप में आपके मल्टीपल पर्पसेस को अचीव करती है, ना कि वैलिडिटी केवल, बल्कि आपका जो है वो कोई भी अगर आपको इनवॉइस को चेक करना चाहता है, ऑथेंटिकेट करना चाहता है तो वो अपने आप में कर सकता है। फिर दोबारा एक अपने आप में डीडुप्लीकेशन चेक करने के लिए मैं आपको बता दूं कि सेम इनवॉइस जो है वो आपको कोई दोबारा तो आपने अपलोड नहीं करी है, तो आंसर है बिल्कुल ठीक कि अगर आप कोई इनवॉइस दोबारा डुप्लीकेट आप उस IRP पोर्टल पे इनवॉइस अपलोड करना चाहेंगे IRN नंबर लेने के लिए तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, क्योंकि उस इनवॉइस की डिटेल ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। तो इसलिए सेम इनवॉइस जो है वो आपकी पर्टेनिंग टू द सेम फाइनेंशियल ईयर फॉर द सेम सप्लायर कैन नॉट बी अपलोडेड on the IRN for the on the portal of the IRP। तो वो अपने आप में इस तरह का डीडुप्लीकेशन की फैसिलिटी जो है वो वहां पर है कि आप नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से इनवॉइस जो बनाने का जो तरीका है मैंने आपको बताया, मोबाइल ऐप की फैसिलिटीज रहेगी कि आप मोबाइल ऐप से भी जो है वो ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, IRN नंबर ले सकते हैं। और एक बार के लिए क्वेश्चन उठा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे इनवॉइस जनरेट करने के लिए 10 मिनट का समय लग जाएगा, मैं गवर्नमेंट को अप्लाई करूंगा IRN नंबर के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये 1000 मिली सेकेंड्स के लेवल पे काम करता है और मल्टीपल IRPs भी काम करेंगे। तो जैसे ही आप इनवॉइस, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया एक इनवॉइस को जनरेट करने का, कि आप जैसे ही अपने आप में जेसन फाइल अपलोड करते हैं लेस देन 1 सेकंड के अंदर आपको जो है वो अपने आप में IRN नंबर और QR कोड के साथ आपको पूरी डिटेल मिल जाती है। तो इसलिए उसमें कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है कि आपको कोई उसमें समय लगेगा या आपको कोई बहुत लंबा प्रोसेस उसके अंदर जो है वो अपने आप में फॉलो करना है। शुरुआत में पहली बार समझने का प्रयास जरूर रहेगा, लेकिन बाद में ये फैसिलिटी जो है वो आपको ऑटोमेटिकली डायरेक्टली भी इवन आपके अपने अकाउंटिंग पैकेज भी GST के साथ इस तरीके से लिंक हो सकता है कि आप जब ई इनवॉइस बनाएं और जैसे ही आप अपने आप में गवर्नमेंट से वैलिडेट कराएं तो ऑटोमेटिकली आपका ई इनवॉइस जो है वो GST जो आपका इनवॉइस है GST का वो IRN नंबर के साथ ही अपने आप में प्रिंट हो। ई इनवॉइसिंग के फीचर्स फिर दोबारा मैंने कुछ डाले हैं इसमें, प्रिंटिंग के से संबंधित हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं तो इसलिए मैं इनको रिपीट नहीं करूंगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्या एक इनवॉइस जिसको मैंने ई इनवॉइस के रूप में IRN नंबर से जब मैंने जनरेट कर लिया, वो वैलिडेट करा चुका हूं, क्या उस इनवॉइस को मैं अपने आप में अमेंड कर सकता हूं क्या? द आंसर इज नो। आप उस इनवॉइस को अमेंड नहीं कर सकते, केवल कैंसिल कर सकते हैं और कैंसिलेशन जो है वो केवल और केवल 24 आवर्स के अंदर ही कर सकते हैं। तो ये बात अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है कोई भी इनवॉइस जो आपने एक बार बनाई और उसके बाद गवर्नमेंट से उसको वैलिडेट करा लिया GSTN से IRP से, तो उसके बाद उस इनवॉइस को आप अमेंड नहीं कर सकते हो, आप केवल कैंसिल कर सकते हो और विद इन 24 आवर्स ही अपने आप में कैंसिल कर सकते हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हम सब लोगों ने सीखनी है, समझनी है। इसके अलावा कुछ और बातें हैं इससे रिलेटेड जो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे को गवर्नमेंट ने FAQs भी रिलीज किए हैं और उस FAQs के अंदर हमारे को बताया गया है कि बहुत सारी और बातें, जैसे एग्जांपल की बात है, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ रिवर्स चार्ज की। तो अगर मेरे को कोई इनवॉइस के ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है तो क्या मुझे उस केस में मेरी टर्नओवर अगर 50 करोड़ से ऊपर है तो क्या मुझे उसके लिए भी ई इनवॉइस बनानी है? द आंसर इज यस। तो अगर आपको कोई आप ऐसी सर्विस ले रहे हैं, सपोज कीजिए GTA की सर्विस लेते हैं और आपको उस केस में एडवोकेट की सर्विस लेते हैं और आपको उस केस में आपने रिवर्स चार्ज में GST पे करना है, तो क्या आपको उस इनवॉइस के ऊपर आपको ई इनवॉइस बनानी है? यस। अगर आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, आपकी टर्नओवर की बात कर रहा हूं, सप्लायर की नहीं बात कर रहा हूं, अगर आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है और आपको किसी एक्टिविटी पर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है तो उस केस में भी आपको जो है वो ई इनवॉइस बनाने का आपकी जरूरत रहेगी। तो ये बात अपने को समझने की है। इसी तरीके से मैंने एक और बात आपको बताई कि क्या उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है, वो जो बहुत सारे सेलर होते हैं छोटे छोटे और वो ई कॉमर्स ऑपरेटर किसी के बिहाफ पे काम कर रहा होता है, तो क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी जो है वो ई इनवॉइस बनाने की जरूरत है? तो आंसर है यस, बिल्कुल जरूरत है। तो ई कॉमर्स अगर ऑपरेटर के रूप में भी आप काम कर रहे हैं और छोटे छोटे सेलर्स के बिहाफ पे काम कर रहे हैं तो उस केस के अंदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी जो है वो ई इनवॉइस बनाने का जो है वो जिम्मेवारी रहेगी। ई इनवॉइस बनाने के 3 तरीके मैंने आपको बताए, मैं रिपीट कर दूं। ई इनवॉइस आप कैसे बना सकते हैं? आप अपने जो है वो आपका कोई ERP पैकेज है या आपका कोई अकाउंटिंग पैकेज है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ लिंक हो सकता है, तो आपको वो इनवॉइस बना के अपलोड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपस में सिंक हो जाएगा और वहीं से IRN नंबर आपको मिल जाएगा।
दूसरा तरीका है कि आप किसी जीएसपी या एएसपी के साथ अपने आप को अटैच कर सकते हैं, जो आपको ये फैसिलिटी दे सकता है। और तीसरा तरीका मैंने ऑफलाइन बताया कि आप जेसवन फाइल बनाएं, उसको ई इनवॉइस बनाएं, उसको जेसवन फाइल के रूप में कन्वर्ट करें और उसके बाद उसको गवर्नमेंट के पोर्टल पे इनवॉइस को डिटेल को अपलोड करें और वहां से फिर आपको आईआरएन नंबर मिलेगा। तो 3 माध्यम है जिनके थ्रू हम लोग जो है वो अपने आप में ये ई इनवॉइस का बनाने का अपने आप में काम कर सकते हैं। उसके बाद एक बार क्वेश्चन उठा कि ई इनवॉइस जब मैं बना रहा हूं तो मेरे पास सपोज कीजिए मैं एक बार में किसी को 40 आइटम्स लाइन आइटम बेचना चाहता हूं, तो क्या वो ई इनवॉइस 40 के 40 लाइन आइटम उठा लेगा? तो आंसर है यस, अप टू 1000 लाइन आइटम तक भी जो है वो अपने आप में, जैसे हम अनफॉर्चुनेटली जो हॉस्पिटल्स होते हैं या कोई दूसरी इस तरह की सर्विसेज लेते हैं रेस्टोरेंट में, तो कई बार वहां पर 100 100 या 200 से ज्यादा भी लाइन आइटम हो सकती हैं। तो गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटेशन किया है कि वो 1000 लाइन आइटम तक जो है वो अपने आप में जो है वो एक ई इनवॉइस ले सकती है, उतनी फैसिलिटीज की गई है। आप अपना लोगो ई इनवॉइस पे लगा सकते हैं। यस, एक बार आपने आईआरएन नंबर ले लिया, क्यूआर कोड प्रिंट करते वक्त अपना लोगो भी प्रिंट कर सकते हैं, तो उसमें किसी भी तरह की कोई मनाही नहीं है, आपको बिल्कुल जो है वो उसकी जो है वो फैसिलिटीज अवेलेबल कराई गई है। जो है एक क्वेश्चन उठा, क्या इनवॉइस नंबर और आईआरएन नंबर सेम होता है? द आंसर इज नो। इनवॉइस नंबर अगर आपका 4 डिजिट का है तो आईआरएन नंबर 64 डिजिट का है, क्योंकि आईआरएन जो है वो आपका आपके जीएसटीएन नंबर का, आपका ईयर का, आपकी प्रोडक्ट की सप्लाई का, इन सबकी डिटेल कैप्चर करता है। इसलिए आईआरएन नंबर और इनवॉइस नंबर सेम नहीं होता है। आईआरएन नंबर 64 डिजिट का होता है और इनवॉइस नंबर आपका 4 डिजिट का या 16 डिजिट का जो है आपका इनवॉइस नंबर जो है वो नॉर्मली होता है। उसके बाद जो है वो एक जो अगला क्वेश्चन है, क्या आईआरपी कोई इनवॉइस को रिजेक्ट भी कर सकता है? मान लीजिए आपने कोई इनवॉइस अपलोड करी और उसने रिजेक्ट कर दिया, द आंसर इज यस, वो रिजेक्ट कर सकता है। उसके कई रीजन हो सकते हैं, जैसे आपकी इनवॉइस वो ऑलरेडी अवेलेबल है या आपने कोई पूरी डिटेल्स उसमें अवेलेबल नहीं कराई है, तो उस केस में वो आपको रिजेक्ट भी जो है वो कर सकता है। क्यूआर कोड कहां से मिलता है? तो जो इनवॉइस पे क्यूआर कोड जनरेट करना है वो क्यूआर कोड कहां से मिलता है, तो वो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप जो है वो एक बार के लिए जेसवन फाइल अपलोड करते हैं, तो ये अपने आप में एक स्ट्रिंग है, ये इमेज नहीं होती है, एक स्ट्रिंग होता है, वो आपको जो है वो ऑटोमेटिकली आईआरपी के थ्रू ही जो है वो आपको मिल जाता है और उसको आप अपने इनवॉइस के ऊपर जो है वो आप अपने आप में प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला एक क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पर कवर करना चाहूंगा, और वो है, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए एक इनवॉइस है मेरे पास कोई और मैं उस पर क्यूआर कोड मैंने गवर्नमेंट से लिया, तो मेरे पास कुछ अपनी भी और डिटेल्स होती हैं, मैं अपनी वेबसाइट की डिटेल देना चाहता हूं एक क्यूआर कोड के रूप में, तो क्या मैं उस इनवॉइस पे प्रिंट कर सकता हूं? तो आंसर है यस, आपको कंपलसरी गवर्नमेंट के द्वारा क्यूआर कोड प्रिंट करना है। इसके बियॉन्ड अगर आपके पास 10 क्यूआर कोड और भी हैं तो आप वो प्रिंट कर सकते हैं, कहीं पर कोई मनाही नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट वाला क्यूआर कोड जो है वो 1 अप्रैल 2021 के बाद आपको कंपलसरी प्रिंट करना है। वो अपने आप में एक रिक्वायरमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने आपको मैंडेट करी है, जिसको हम सब लोगों को अच्छे से समझना है। कुछ 3-4 क्वेश्चंस और हैं जो अपने आप में मैं चाहूंगा कि आप लोगों को डिस्कस करने चाहिए। अमेंडमेंट वाली बात मैंने आपसे कर दी कि जो कोई भी इनवॉइस मैंने जिसके ऊपर मैंने आईआरएन नंबर ले लिया, क्या मैं उसे अमेंड कर सकता हूं? तो आंसर इज नो। क्या मैं कैंसिल कर सकता हूं? तो आंसर इज यस। कितने टाइम में कर सकता हूं? विद इन 24 आवर्स कर सकता हूं, मैंने आपको बताया। और जो है वो एक बार जब मैंने सपोज कीजिए कि कोई इनवॉइस कैंसिल कर दी, तो क्या उसी इनवॉइस नंबर को मैं दोबारा यूज कर सकता हूं? द आंसर इज नो। तो आपको जो है मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने इनवॉइस नंबर बनाया 6543 और मैंने वो इनवॉइस अपलोड करी, मुझे आईआरएन नंबर आ गया, अब मैंने वो इनवॉइस कैंसिल कर दी थी क्योंकि मेरे पास मुझे लगा कि मैंने गलत इनवॉइस बना दी, तो क्या मैं 6543 को दोबारा यूज कर सकता हूं? द आंसर इज नो। नाउ यू हैव टू यूज द 6544 एज ए इनवॉइस नंबर। आपको वही इनवॉइस नंबर जिसे आपने एक बार आईआरएन नंबर लिया, कैंसिल किया, उस इनवॉइस नंबर को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, वो आप कैंसिल्ड इनवॉइस है और उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बाद में आपसे ये पूछा जाए कि आपने इनवॉइस कैंसिल क्यों किया था, तो उसका रिकॉर्ड प्रॉपर आपको जो है वो मेंशन करना रखना चाहिए। इसके अलावा क्या मैं पार्शियली कैंसिल कर सकता हूं क्या? तो सपोज कीजिए कि मैंने एक इनवॉइस बनाया, 20 लाइन आइटम है, अब मुझे लग रहा है ये इनवॉइस गलत बन गई, 10 लाइन आइटम ही हो सकती है इसमें, तो द आंसर इज नो। आप पार्शियली कैंसिल नहीं कर सकते, या तो इनवॉइस कैंसिल होगी या इनवॉइस वैलिड रहेगी। तो अगर आपने कैंसिल करनी है तो पूरी की पूरी इनवॉइस कैंसिल होगी, आपकी पार्शियली कैंसिलेशन जो है वो गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर अपने आप में अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए जो है वो आपको ये सब चीजों का भी जो है वो आपको एक बार के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैंने डिटेल ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे दी इनवॉइस बनाते वक्त, क्या वो मेरे ईबी बिल के लिए यूज हो सकती है, काम आएगी? द आंसर इज यस।
मैंने आपको जैसे बताया, अगर आप पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का डिटेल देते हैं इनवॉइस में तो वो आपका बिल्कुल वैलिड हो जाएगा, ई वे बिल के यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आप खाली पार्ट ए का डिटेल दे रहे हैं तो पार्ट बी भरने के लिए, ई वे बिल के लिए आपको अलग से काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अलग से डिटेल जो है वो भरनी पड़ेगी। सेम वे में जीएसटीआर 1 है, आपका ऑटोमेटिकली B2B का इनवॉइस सारा का सारा जीएसटीआर 1 में अपने आप बन के आ जाएगा, आपको HSN समरी बन के आ जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी डिटेल है जो आपको जीएसटीआर 1 या 9 को भरने के लिए आपको फैसिलिटी होगा, जिसके लिए आपको अलग से दोबारा काम करने की जरूरत जो है वो अपने आप में नहीं रहेगी। सो दोस्तों, ये अपने आप में था ई इनवॉइसिंग के बारे में, जो मेरे को मुकेश मोहन गुप्ता जी ने जो है वो मुझे जिम्मेवारी दी कि मैं आज आपके सामने जो है वो ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड कुछ चर्चा करूं, कुछ बातें करूं। अब हम लोग जो है वो अपने लास्ट पड़ाव की तरफ हैं, क्योंकि मुझे करीबन 1 आवर के लिए समय मिला था और मैं करीबन 1 आवर से 6 मिनट्स पीछे हूं, तो मैं इसलिए अपनी बात को समाप्त करूंगा अगले 6 मिनट में। और जहां पर बात करी अकाउंटिंग पैकेज की, 1 अप्रैल 2021 से होने वाले ऑडिट ट्रेल से रिलेटेड पैकेज की, और इसी से रिलेटेड जो है वो कुछ और चीजें, जहां पर ये बताया गया कि आपको जो है वो शेड्यूल 3 या कुछ और कंप्लायंसेस को भी बोला गया है कि 1 अप्रैल 2021 से आपको फॉलो करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग जो है वो धीरे धीरे करके उस युग में जो एंटर कर रहे हैं, उस इरा में एंटर कर रहे हैं जहां पर डिजिटल डिसरप्शन, अपने आप में कंप्यूटर्स जो है वो मेकर चेकर का काम करेंगे। और उस केस में जब हम फॉरेंसिक ऑडिट्स की बात करेंगे या हम लोग जो है वो ऑडिट ट्रेल्स की बात करते हैं और हम लोग जो है वो आईटी इन्वायरमेंट में काम करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा था कि जहां पर हमारे बिना नॉलेज के कई बार आपकी कोई ऐसी इनवॉइस है या कोई ऐसी डिटेल है जो बाद में अमेंड कर दी जाती है, पोस्ट फैक्टो अमेंड कर दी जाती है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया कि कोई भी व्यक्ति जो भी अपने आप में कॉर्पोरेट एसएससी है, जिसको अपने आप में, हमारे पास करीबन 15 लाख से ज्यादा कंपनियां हैं, तो कोई भी अगर हमारा एसएससी है जो अपने आप में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी चलाता है, और उस केस में वो जो भी अकाउंटिंग पैकेज फॉलो करता है, उस अकाउंटिंग पैकेज के अंदर एक ऑडिट ट्रेल डेवलप होने का, कि अगर कोई एंट्री को मॉडिफाई किया गया है, कोई एंट्री को डिलीट किया गया है, कोई एंट्री को बाद में अमेंड किया गया है, तो उसका एक ऑडिट ट्रेल जो है वो डेवलप हो सके, ताकि जब अगर मान लीजिए कोई ऑडिट करने के लिए आता है या ऑडिटर ऑडिट करता है, तो वो उस ट्रेल के माध्यम से ये देख सके कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स को किसी रिमोट लोकेशन से किसी बाद में अमेंड किया गया, कोई डिलीट की गई है, और उसका इंपैक्ट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू पे तो नहीं पड़ता है। तो ये अपने आप में एक ऐसा प्रोविजन है जहां पर एक ट्रस्ट फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए जो है वो इस तरह की प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया है। मैं अवेयर हूं कि कुछ जगह पे चैलेंजेस आएंगे, कुछ अकाउंटिंग पैकेज में वो ऑडिट ट्रेल की फैसिलिटी अभी नहीं होती है और वो धीरे धीरे जो है वो डेवलप की जाएगी। लेकिन ये अपने आप में एक जो है वो ईज ऑफ डूइंग के साथ बेटर गवर्नेंस का जो एनवायरमेंट है उसको क्रिएट करने की तैयारी है, जिसके तहत जो है वो हमारे को, इवन मैं आपको कहूंगा कि जो हमारी कंपनियां हैं जहां पर प्रोफेशनली मैनेज कंपनियां हैं, जहां पर हमारी प्रोफेशनल्स लोग अपने आप में टीम जो मैनेज कर रही होती है, वहां पर ओनर्स को एक रिलायबिलिटी फैक्टर देने के लिए, एक ट्रस्ट देने के लिए, एक सेटिस्फेक्शन देने के लिए कि हर काम ठीक से चल रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपने आप में फैसिलिटेशन का काम करेगा, जहां पर एक ओनर को ये फैसिलिटेशन ट्रस्ट होगा कि जो मेरी टीम जिसको मैंने डेलीगेट किया हुआ है, वो टीम जो है वो किसी भी तरह का ऐसा काम नहीं कर रही जो अनवांटेड ऐसी जॉब है जो कर रही है, और अपने आप में हर काम जो है वो गवर्नमेंट के एक लेजिटिमेट बाउंड्रीज के अंदर जो है वो हम अपने हर काम को अपने आप में कर रहे हैं। तो इस तरह के कुछ ऐसे अमेंडमेंट जो 1 अप्रैल 2021 से इंप्लीमेंट किए गए हैं जीएसटी के अलावा कंपनीज एक्ट के अंदर, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण चेंजेस हैं, जहां पर मैं चाहूंगा कि इवन हमारे जो आदरणीय मुकेश मोहन गुप्ता जी हैं, ये किसी और वक्त पे इससे डिटेल सेशंस करते हुए अपने जो हमारे एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, उनको इसके बारे में जो है वो रूबरू कराएं, उनको बताएं कि 1 मिनट के लिए क्या ऐसे प्रोविजन है जिनको उनमें ध्यान रखना है, किस तरह के प्रोसेस को फॉलो करना है। मैं एक ही बात कहूंगा कि हम लोग जो है वो जिस एरा में जी रहे हैं, वहां पर जो है वो फैसिलिटेशन के साथ गवर्नेंस अपने आप में दो बड़ी चीजें हैं। तो एक तरफ ईज ऑफ डूइंग है, दूसरी तरफ बेटर गवर्नेंस का एक इन्वायरमेंट है, जिसमें दोनों के बीच में बैलेंसिंग करना ना केवल सरकार का बल्कि हम सबका काम है, ताकि जो है वो अपने आप में जो सही बिजनेस है उसका फैसिलिटेशन हो, जो अपने आप में जेन्युइन जो लीगलिटी के साथ काम कर रहे हैं उनको फैसिलिटेशन हो, और एट द सेम टाइम जो व्यक्ति इस तरह का काम कर रहे हैं कि जो अपने आप में गवर्नेंस को फॉलो नहीं करते हैं, उनके लिए इमीडिएट एक्शन हो, ताकि जो है वो अपने आप में रोबस्ट रेगुलेटरी मैकेनिज्म रहे, ताकि अपने आप में फैसिलिटेशन जो है वो जेन्युइन काम करने के लिए, अच्छे सही काम करने के लिए अपने आप में मोटिवेशन और रिवार्डिंग इन्वायरमेंट जो है वो हमें क्रिएट करने की जरूरत है। तो उसी दिशा में ये अपने आप में एक कदम है। नेचुरली हर काम हमेशा सही नहीं लगता है, हमेशा सही
परसीव भी नहीं होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जहां पर अपने आप में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ इंप्लीमेंट करी जाती हैं, तो वो सब चीजें धीरे धीरे करके उस सिस्टम में फ्लो करेंगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, जिसमें मैंने एक प्रयास किया कि मैं आपको जीएसटी के कुछ फंडामेंटल्स की बात करूं। जीएसटी में जो नए प्रोविजन आ रहे हैं, क्यूआर कोड से रिलेटेड, ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड, एचएसएन से रिलेटेड, और उसके बाद अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट लॉ के अंदर जो अमेंडमेंट आ रहे हैं, उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो आप लोगों के सामने दूं। अगर कभी और कोई होगा तो हम लोग लेके लाइव डेमो भी कर सकते हैं ई इनवॉइसिंग के ऊपर, कि किस तरीके से ई इनवॉइसिंग जनरेट होती है। और वो हम लोग जो है वो किसी और समय पे करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं मुकेश मोहन गुप्ता जी का और अपने को पैनलिस्ट दीपक गुप्ता जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आप सभी के साथ एक बार जो है वो एड्रेस करने की और इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने की। धन्यवाद जी अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने जो मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे कि प्लीज आप जो हमारे एमएसएमई भाई बहन हैं उनको थोड़ा इजी लैंग्वेज में, थोड़ा आसान शब्दों में आप कुछ हमें बता दें। मैं समझता हूँ कि जिसको जीएसटी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा, जिसको बिल्कुल पता नहीं है कि ये ई इनवॉइसिंग क्या है, एचएसएन कोड क्या है, हम सभी को इससे जो जानकारी मिली है, रियली आप बधाई के पात्र हैं सर। अब बहुत कुछ हमने सीखा है, और जैसा कि आपने हमें आदेश दिया है, हम बहुत जल्द एक और कोई डिटेल्ड में एक ये जीएसटी के ऊपर एक वेबिनार रखेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे एमएसएमईज हैं वो फायदा ले सकें आपके ज्ञान का, नॉलेज का, एक्सपीरियंस का। मैं दीपक जी को इनवाइट करूं। उससे पहले सर कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं चाहता हूं कि वो जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम अगर ले लें, और उसके बाद मैं दीपक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें बताएंगे कि टैली कैसे मदद कर सकती है इस ई इनवॉइसिंग में। सर पहले तो मेरा एक दो क्वेश्चन है अतुल जी। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हाँ जैसे आपने कहा कि ये जो इनपुट क्रेडिट है, इसके लिए जो पेमेंट है विद इन 180 डेज का इंश्योर करना है, तभी हम ये इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं। सर जो एमएसएमईज हैं उनकी सबसे बड़ी जो समस्या है वो अतुल जी यही है कि हम क्या होता है कि इनवॉइस रेज कर देते हैं, और उसके बाद हमारा जीएसटी ड्यू हो जाता है पे करना, लेकिन जो पेमेंट है हमें, वो पेमेंट कई बार 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, और कई बार तो हमने देखा ऐसे ऐसे केसेस हैं जहां पर साल साल भर तक पेमेंट नहीं आता है। अब जो एमएसएमई है खास तौर से, उनको प्रॉब्लम ये होती है कि जो जीएसटी है वो तो एक लायबिलिटी है ही, उनका पेमेंट नहीं आ रहा, जो मूल है यानी वो तो आ ही नहीं रहा है, जो उन्होंने पैसा लगाया है अपना मटेरियल मैन्युफैक्चर करने में या ट्रेडिंग करने में, साथ में उनको जो जीएसटी की लायबिलिटी है वो और हो जाती है। तो इसका क्या समाधान है यहाँ पर? क्योंकि बहुत सारे जो मेरे मित्र हैं उनका ये रिक्वेस्ट था कि भाई ये जीएसटी जैसे अगर पेमेंट जब मिल जाए तब हम करें, या जैसे जो आपने कहा बीच में कि ये 180 दिन तक अगर पेमेंट नहीं होता तो हम इनपुट क्रेडिट का कुछ फायदा नहीं ले सकते। इसके बारे में सर थोड़ा हमें बताइए। मैं आपको ये कहूंगा जी कि दो अलग अलग बातें हैं सर। एक है आपकी आउटपुट के ऊपर टैक्स, और जैसा आपने बोला कि वो एक्रूअल बेसिस पे काम करता है, वो कैश बेसिस पे काम नहीं करता। आपको सर्विस टैक्स का भी बता देता हूँ सर। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स हुआ करते थे 1 जुलाई 2012 से आए, जिसमें उसके बाद से, तो जुलाई 12 से पहले सर्विस टैक्स के अंदर भी जो प्रावधान था वो ये था कि आपको जब कलेक्शन हो जाएगी तब आपको सर्विस टैक्स पे करना है। लेकिन जुलाई 12 के बाद से ये प्रावधान आ गया कि आपको सर्विस टैक्स जो है वो एक्रूअल बेसिस पे जमा कराना है। अब आप आज के कंप्लायंस के इन्वायरमेंट में देखिए, जब हमारे पास 1 करोड़ 80 हैं आप, और अगर आप सीट के उस तरफ बैठे हैं तो आप डिपार्टमेंट हैं, तो आप कैसे एक बार के लिए इंश्योर करेंगे कि इसको पेमेंट कब आया? तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन बनाया कि आपको जो है वो इनवॉइस बेसिस पे ही टैक्स पे करना है, ना कि पेमेंट बेसिस पे। हाँ, ये बात को ध्यान में रखते हुए कि एमएसएमई को पेमेंट जल्दी मिल जाए, उसको 6 महीना 1 साल ना लगे, उसके लिए उन्होंने एमएसएमई से ना केवल रिलेटेड प्रोविजन बनाए, बल्कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो रिसेंट अमेंडमेंट आया है कंपनीज एक्ट में, उसमें आपको अपने क्रेडिटर्स की लिस्ट भी शेयर करनी है, ताकि ये इंश्योर कर सके कि एमएसएमई की कोई पेमेंट बची हुई नहीं है। ये उन्होंने इस प्रावधान को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया है। तो आपको मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, हम सब लोग जो है वो एमएसएमई में अपने आप को रजिस्टर कराएं और ये इंश्योर करें कि जिसको हम सामान सप्लाई करते हैं वो इसको रिपोर्ट करे, ताकि ऑटोमेटिकली जो पेमेंट है वो एमएसएमई को टाइम पे मिल जाए, और एमएसएमई जो टैक्स एक्रूअल बेसिस पे जमा करा रहा है उसका इंटरेस्ट लायबिलिटी उसको कम से कम रहे, क्योंकि उसको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करना पड़ता है। अब बात आती है 180 दिन की।
180 दिन का प्रोविजन भी इससे ही जुड़ा है। सामने वाले को क्रेडिट कब मिलेगा? तो अगर मान लीजिए मैं एमएसएमई हूं मुकेश जी और आप एक बड़ी कंपनी है, तो आपको मेरे इनवॉइस पे क्रेडिट तभी मिल पाएगा जब आप मुझे 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे। तो 180 दिन का जो प्रावधान है वो बायर के लिए है कि बायर को बायर जो है वो सप्लायर को पेमेंट 180 दिन में करेगा तो ही वो मेरी इनवॉइस पे क्रेडिट ले सकता है। तो ये अपने आप में गवर्नमेंट में एमएसएमई को पेमेंट 3 महीने में करना है, 1 महीने में करना है, और आपको जीएसटी में 6 मंथ में करना ही करना है। ये अपने आप में इंश्योर करता है कि हमारे एमएसएमई भाइयों को पेमेंट जो है वो टाइम पे मिलेगी, तभी वो अपने आप में सब रिसीव जो बायर है उसका क्रेडिट ले पाएगा। तो ये अपने आप में 180 दिन का प्रोविजन जो है वो बायर के ऊपर है कि बायर कितने दिन में उस क्रेडिट को रख सकता है। अगर वो 6 महीने पेमेंट नहीं कर रहा है उसे वो क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। जी जी धन्यवाद। पर ये सर है बड़ी समस्या है जो एक्रूअल बेसिस पर है। अब आपने कहा कि भाई सरकार पेमेंट का जो पूरा कंट्रोल, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए मुकेश जी मैं कहूंगा सीएस के लिए और भी ज्यादा समस्या है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो सब लोग अगले साल पेमेंट करते हैं। हाँ नहीं सर, ये सभी के लिए प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, प्रोफेशनल्स के लिए है और खासतौर पे जो सीए है, लेकिन जो बेचारे जो इंडस्ट्री चला रहे हैं अपने, उनके लिए सर इतनी बड़ी समस्या है कि उनका तो पैसे माने उन्होंने 100 रुपए का एक मटेरियल उन्होंने बेचा एक कोई, तो वो जो 100 रुपए है उनका, उसके लिए हो सकता है उन्होंने 90 रुपीज की तो अपनी कॉस्ट लगा दी, वो तो उनको रिकवर हो ही नहीं रही। साथ में उनसे हम कह रहे हैं कि भैया 18 रुपए अगर 18% है तो 18 रुपए आप और दे दो हमें सरकार को। तो ये एक शायद एक बड़ी समस्या है, और आपके लेवल पे अगर इसको कहीं सर मतलब इस इशू को टेकअप किया जाए सरकार के लेवल पर, मैं भी इसमें कुछ कोशिश कर रहा हूँ जरूर, लेकिन जैसा आपने कहा कि शायद ये थोड़ा मुश्किल लगता है। ऐसे यही कहूंगा कि जो हमारे बिल्कुल ही टिनी हमारी यूनिट्स है ना, उनके लिए आप कोशिश करिए कि जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ 2 करोड़ तक है वो लोगों के लिए कैश बेसिस का प्रोविजन आ जाए। मेरे को लगता है उसके बियॉन्ड सभी के लिए नहीं आ पाएगा। जी अच्छा सर, एक ना हमारे कुछ मेंबर्स ने एक अभी पिछले दिनों एक बड़ी नई बात बताई। उन्होंने कहा कि साहब देखिए जो बैंकिंग सेक्टर है वो बैंक्स क्या करता है सर, बहुत सारे जो चार्जेस लेता है, जैसे प्रोसेसिंग फीस है, इंस्पेक्शन चार्जेस है, इस तरह के बहुत सारे चार्जेस लेता है। और मैं खुद भी बैंक में एक डायरेक्टर की हैसियत से मैंने काम किया है 3 साल एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैं समझ सकता हूँ। बट उन्होंने मुझे एक बड़ी नई चीज बताई, और ये काफी सारे मेंबर्स ने अभी हमसे बात की। उन्होंने कहा जी बैंक्स जब डेबिट कर देता है हमारे अकाउंट में कोई भी चार्ज, उस पर वो जीएसटी भी लगाता है। अब बैंक ना तो हमको बिल देता है उसका कोई, क्योंकि बैंक का आप भी सर आपने भी देखा होगा, आपके भी अकाउंट में अगर कभी एसएमएस चार्जेस तो लगते ही होंगे, उसके ऊपर बैंक जीएसटी भी लगाता है। बट बैंक में मैंने भी कभी कोई ऐसी कोई कस्टमरी या कोई प्रथा ऐसी देखी नहीं कि बैंक हमें कोई इनवॉइस रेज करता हो। तो क्या एक तो अब ये जो ई इनवॉइस है, जब भी बैंक चार्ज लगाएगा हमारा, क्योंकि सर्विस है, तो क्या उसको ये ई इनवॉइस रेज करना होगा? और दूसरा क्या होता है सर, वो जो जीएसटी का जो क्रेडिट है, अधिकतर केसेस में वो जीएसटी का क्रेडिट, क्योंकि शायद वो बैंक डालता ही नहीं है हमारा जीएसटी नंबर, तो जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिल पाता। सर मैं दोनों तीनों क्वेश्चनों का आंसर देता हूं। पहली बात ये कि आप अपने अकाउंट में, अगर आपका करंट अकाउंट है, फर्म के नाम से है, तो उसमें आप तुरंत जो है वो अपना जीएसटी नंबर जो है वो अपडेट कराएं। तो पहली बात तो ये, क्योंकि अगर आपका अपना जीएसटी नंबर बैंक के पास नहीं है तो वो आपकी जब वो अपनी इनवॉइस रिटर्न भर रहा है जिसमें भी उसने जीएसटी चार्ज किया तो उसकी डिटेल वो उसमें नहीं भर पाता है। तो इसलिए इन द एब्सेंस ऑफ द डिटेल अवेलेबल ऑफ द जीएसटी नंबर ऑफ द अकाउंट होल्डर, वो अपने आप में आपके 2A के अंदर नहीं आता है। दूसरी बात ये कि इनवॉइस इशू करना, तो मैं आपको बता दूं, चाहे वो इनवॉइस है चाहे वो ई इनवॉइस है, दोनों में ही बैंकिंग सेक्टर को एग्जम्पशन दी गई है, क्योंकि उनके पास जो है वो 50 रुपए का, 20 रुपए का, 30 रुपए का ऐसे करके चार्जेस लेते हैं, और उस पर वो ई इनवॉइस या ई इनवॉइस बनाए, उसके लिए उनके लिए बहुत बड़ा बर्डन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले इनवॉइसिंग के लिए और अब ई इनवॉइसिंग के लिए उनको एग्जम्पशन दी गई है, तो इसलिए ई इनवॉइस भी बैंक रेज नहीं करेगा। अब आपकी बात आती है क्रेडिट लेने की। तो अगर मान लीजिए आपने अपना जीएसटी नंबर दिया हुआ है और अगर वो 2A के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आपको इनवॉइस की जरूरत नहीं है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, और आप डायरेक्टली 2A के बेस पे कर सकते हैं। उसका वो क्रेडिट आपका कभी भी डिनाई नहीं होगा, लेजिटिमेट क्रेडिट रहेगा। उस क्रेडिट को कोई भी डिपार्टमेंट ऑफिसर मना नहीं कर सकता इन द लैक ऑफ इनवॉइस की, इन द नेम ऑफ दी इनवॉइस नहीं है, तो वो क्योंकि इनवॉइस उनको रेज नहीं करनी है। ओके ओके सर, एक क्वेश्चन है, मिलिंद जी पूछ रहे हैं कि अगर एक कंपनी का जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ऊपर है
और कई बार ऐसा हो सकता है कि उनको एक एक दिन में 100 इनवॉइस रेज करने की जरूरत पड़े. सो डू दे हैव टू जनरेट IRN नंबर फॉर 100 टाइम्स जब भी, मतलब आप अगर चाहें तो बल्क इनवॉइस, हाँ तो आप चाहें तो 100 की 100 इनवॉइस के लिए एक बार में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन IRN नंबर जो है वो हर इनवॉइस का सेपरेट रहेगा. आपने अपने वैसे बताया था, आपने अपने जो आपका जो एड्रेस था आपने बताया था कि क्योंकि उसमें एक इनवॉइस में 1 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगता, और आपने हमें बताया, तो उनका क्वेश्चन यही है कि भाई एक अगर सेकंड भी 100 ज्यादा बड़ी बात है सर. आप जैसे ही अपलोड करेंगे, आप अपलोड करके वापस दूसरी स्क्रीन पे जाएंगे, वो आपको IRN नंबर मिला हुआ होता है. ओके. अच्छा सर, अगर किसी की टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो तो क्या कोई ऐसा कि ऑप्शनल वो कर सकता है कि भाई मैं तो ये इनवॉइस रेज करना चाहता हूँ? हाँ आप कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है सर. अच्छा, दो मतलब फैसिलिटीज, हाँ उसमें कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. एक पूछ रहे हैं कि ये शायद कुछ मेरे से क्वेश्चन है, उनका MSME से रिलेटेड है कि अगर कोई नई न्यूली इंकॉर्पोरेटेड LLP है, अभी 4 मार्च को उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने कंपनी बनाई है, तो क्या उनको MSME का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए GST का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है? अगर आप परमिट करें तो सर इसका जवाब मैं दे दूं. हाँ आप ही दीजिएगा सर. तो मैं आपको बता दूं कि जब ये 26 जून 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने नोटिफिकेशन इशू किया था MSME के नई डेफिनेशन का, तब उन्होंने ये कहा था कि भाई अब आपको 1 अप्रैल 2021 से GST नंबर जरूरी कंपलसरी हो जाएगा, GST और पैन, उसके बिना आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते. लेकिन इसके बाद उन्होंने रिसेंटली अब एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया, और मैं आई एम प्राउड टू से कि मैंने भी इसमें काफी बात की सेक्रेटरी से, मिनिस्टर से, DC से, और हमने उनको बताया, हमने उनको मेल भी किया, पर्सनली भी मिले, हमने उनको बताया कि ये आपने जो प्रोविजन किया है ये थोड़ा गलत है. इससे 2 चीज होंगी, या तो वो लोग जो GST की थ्रेशोल्ड लिमिट के अभी बाहर हैं, अभी उनको कंपलसरी नहीं है GST का रजिस्ट्रेशन कराना, या तो वो फंस जाएंगे बेचारे, उनको GST का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, या वो कहेंगे कि छोड़ो हम MSME का रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेते. तो अगर आपकी अब टर्नओवर ऐसी है जहां पर आपको GST का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन अपना ले सकते हैं 1 अप्रैल 2021 के बाद भी. अब ये कंपलसरी नहीं है, इसके लिए नोटिफिकेशन कर दिया है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने. और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं एक MSME हेल्पलाइन करके एक YouTube चैनल है, वो उस पे भी हमने मैं जो भी कोई नोटिफिकेशन ऐसा आता है, गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है, उसको मैं पोस्ट करता रहता हूँ. इसके लिए भी मैंने एक वीडियो पोस्ट कर रखी है, अगर आपको कभी समय मिले तो आप MSME हेल्पलाइन YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं. अब ये GST कंपलसरी नहीं रह गया है. सर एक वो पूछ रहे हैं कि ये जो PPT आपने दी थी, क्या ये उनको मिल सकती है? मैं आपको भिजवा दूंगा मुकेश जी, अच्छा. आप उनको सर्कुलेट कर दीजिएगा जी. ओके सर, एक एक क्वेश्चन ये है कि हमने आपने इसको वैसे डिस्कस तो किया है कि अगर हमने कोई इनवॉइस अगर हम अगर कैंसिल नहीं कर सकते और कोई हमें कुछ उसमें चेंज करना है इनवॉइस में, मतलब अगर देखा जाए तो अगर हमारा 1,20,000 का इनवॉइस है और हम गलती से 1 जीरो ज्यादा लगा दी, वो 12 लाख का इनवॉइस बन गया, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा चेंज करने के लिए? सर वो आपको कैंसिल करके नई इनवॉइस बनानी पड़ेगी, नया सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस होगा. ओके. एक क्वेश्चन तो वही है, उसका जवाब अतुल सर ने दे ही दिया कि भाई अगर आपको पेमेंट नहीं मिल रहा तो ये तो अभी आपको एक्चुअल बेसिस पर ही करना होगा. अच्छा, एक क्वेश्चन है सर कि जो ई इनवॉइसिंग के बाद में हम अपना क्रेडिट नोट कैसे जनरेट कर सकते हैं? QR कोड कह रहे हैं सर, क्रेडिट नोट नहीं. क्रेडिट नोट तो सर नॉर्मल इनवॉइस ही है. अच्छा, नहीं सर, वो क्रेडिट नोट तो ऐसा हुआ ना सर, उल्टा हो गया मतलब. हाँ तो क्रेडिट नोट भी सर, क्रेडिट नोट हो या डेबिट नोट हो, वो इनवॉइस का ही, इनवॉइस की तरह ही जनरेट होता है, उसका भी सीरियल नंबर होता है, तो हाँ. उसी तरीके से उसका IRN नंबर लेना है. मतलब अगर हमने कोई 100 रुपए का अगर हमने एक इनवॉइस रेज कर दिया, अब और किसी को 20 रुपए देने हैं वापस, जी. तो आप उसका 20 रुपए का क्रेडिट नोट बनाते हैं, लीगली बनाते हैं, मतलब लीगली का मतलब जो उसका लीगल फॉर्मेट है उसी को बनाएंगे, उसी तरीके से जैसे इनवॉइस बनाते हैं, उसी जी. तरीके से अपलोड करेंगे, उसी तरीके से IRN नंबर आएगा,
तो ऑटोमेटिकली वो 2A के अंदर वो आपका GSTR 1 के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर डेबिट नोट हो, मतलब अगर हमें कम करना है 100 रुपए का इनवॉइस का, अब हमें कहना है कि चलो अब हमें 80 रुपए ही देने हैं आपको, ये मतलब हुआ सर। तो सर असल जब में जो क्रेडिट नोट मैं समझ गया, आप कह रहे हो जी जब एक क्रेडिट नोट आता है तो एक डेबिट नोट बनता है, तो अगर आपको कोई क्रेडिट नोट आएगा तो आप डेबिट नोट भी बना देंगे उसी तरीके से, वही सेम IRN नंबर निकलेगा उसमें। ओके। और वो कह रहे हैं सर ये क्या इसमें डिजिटल सिग्नेचर इनवॉइस हो कंपलसरी? क्रेडिट नोट सर वो कह रहे हैं कि क्या इसमें डिजिटली साइन करना होगा क्या, ये जो ई इनवॉइस नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है जी, आपका QR कोड है तो नहीं होगा। ओके। एक क्वेश्चन है कि अगर हमारा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, लेकिन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किसी वजह से कैंसिल हो गया या इनएक्टिव हो गया, तब उसके लिए क्या करना होगा? आप सर 30 डेज के अंदर आपको अपील करनी होती है, अगर वो आपने अपील नहीं करी है तो उस केस में अब आपका वो खत्म हो गया सर, नया नंबर लेना पड़ेगा। ओके। कह रहे हैं इफ एनीवन क्रॉस टाइमलाइन ऑफ 24 आवर्स ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ए इनवॉइस, हाउ कैन वी अमेंड और रेटिफाई द इनवॉइस? अमेंडमेंट और रेक्टिफिकेशन नहीं है सर, उस केस में आपको आगे क्या गवर्नमेंट को स्कीम लेके आनी पड़ेगी कि अगर 24 आवर्स में नहीं करते हैं तो कैसे होगा, पर वो कैंसिलेशन ही होगा सर। पर कैंसिलेशन भी 24 घंटे के अंदर ही कर सकते हैं? अभी फिलहाल वही प्रोविजन है सर। ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद अतुल सर, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ और भी क्वेश्चन आएंगे तो वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। बट मैं अपनी तरफ से और जो भी मैं हमारे उनकी तरफ से मैं आभारी हूँ आपका। आपने हमें समय दिया। और अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा श्री दीपक गुप्ता जी को, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को। और हम उनसे समझना चाहेंगे कि सर देखिए, जैसे अतुल सर ने बताया कि भाई जीएसटी आसान भी है लेकिन कॉम्प्लेक्स भी है। तो जो कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें हैं उनको हम सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपकी यानी टेली की कैसे मदद ले सकते हैं। तो दीपक जी स्वागत है आप। मैं थैंक यू। आपको दीपक जी मैं आपको राइट भी दे देता हूं कि आप अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो प्लीज आप यू कैन शेयर योर। जी सर। जी थैंक यू मुकेश गुप्ता जी। और आई एम ऑनर्ड दैट मैं आज एज ए पैनलिस्ट आई एम पार्टिसिपेटिंग अलोंग विद CA अतुल गुप्ता जी। और जिस तरह से आपने बहुत आसान भाषा में सर समझाया है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगता है कि सभी बिजनेसेस को MSMEs को ये हेल्प करेगा। और जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे थे आपको से हमें ये समझ में आता है कि लोगों को बहुत डाउट्स हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं, क्लैरिटी नहीं है। और आसान भाषा में यदि हम इन्हें समझा दें तो डेफिनेटली इट हेल्प्स अ लॉट। तो मेरा जो अब जवाबदारी है कि टैली में अब कैसे ये सिंप्लीफिकेशन इन चीज़ों को लेके हम लेके आए हैं वो मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ। आई जस्ट शेयर माय प्रेजेंटेशन विथ यू। जी प्लीज सर, प्लीज दीपक जी। सर प्लीज कंफर्म इफ यू कैन सी माय स्क्रीन। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो विल जस्ट स्टॉप माय कैमरा just to conserve the bandwidth। तो विल फोकस ऑन ई इनवॉइस जो कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज की तारीख में। और बहुत लोगों को इससे रिलेटेड डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं। हालांकि अतुल जी ने ऑलरेडी बहुत सरलता के साथ, आसानी के साथ सारे डाउट्स क्लियर किए हैं और आपको समझाया है। मैं अब एक सॉफ्टवेयर के पर्सपेक्टिव से या टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ई इनवॉइस को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बिकॉज आज की तारीख में आप सभी जानते हैं कि टैली एक फेमस और वेल नोन अकाउंटिंग एप्लीकेशन है जो बहुत सारे MSMEs अपनी अकाउंटिंग के लिए यूज करते हैं। और उसी को ध्यान में रख के हमने टैली को एनेबल किया है इस फीचर को आपके लिए लाने के लिए। तो यदि हम बात करें टैली सर पिछले 30 सालों से भी अधिक से है आपकी सेवा में। और जब जब डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट ने चेंजेस लाए हैं रिलेटेड टू कंप्लायंसेस, जैसे वेट इंट्रोड्यूस हुआ 2005 में, GST इंट्रोड्यूस हुआ, एंड देन अब ई इनवॉइसेस की जो बारी आई तो हमने
उसी समय के साथ साथ टैली में जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं, अमेंडमेंट्स हैं, वो लाए और उन नए फीचर्स के साथ अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट किया सो दैट वो इन सारी चीज़ों को आसानी से कर पाए टैली को यूज़ करके। तो जैसे अक्टूबर से 500 करोड़ के ऊपर के बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हुआ था, फिर जनवरी से 100 करोड़ के ऊपर के बिजनेस के लिए हुआ, और अब जो 50 करोड़ जिनका टर्नओवर है उनके लिए 1 अप्रैल से ये एप्लीकेबल है। सो वी आर हैप्पी एंड ग्लेड कि आप सब लोग हमारे साथ इस पूरी जर्नी में मौजूद हैं। आज का जो सेशन है वो 3 पार्ट में है। सबसे पहला हम डोमेन की बात करेंगे। मैं इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा बिकॉज अतुल सर ने ऑलरेडी डोमेन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो क्या ई इनवॉइस है, क्या चेंजेस हुए हैं, इनवॉइस के बेनिफिट्स क्या हैं। हाँ, जहाँ भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या उसके पर्सपेक्टिव से, उसके नज़रिए से कुछ चीज़ें होंगी तो आई विल डेफिनेटली कवर दैट पार्ट। और हम टेक्नोलॉजी के बारे में समझेंगे कि ई इनवॉइस की टेक्नोलॉजी क्या है और वो कैसे काम करती है और आपको इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी। और एक लास्ट में छोटा सा पार्ट है जिसमें हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे QRMP, जो कि अभी रिसेंटली एक नया चेंज हुआ GST में, और उसको हम कैसे टैली की मदद से कर सकते हैं आसानी से, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ई इनवॉइस क्या है। तो जैसा सर ने बड़ी आसान भाषा में सभी को समझाया कि ये कोई गवर्नमेंट द्वारा जनरेट होने वाला कोई इनवॉइस नहीं है। ये आप खुद अपने सिस्टम से, अपने रिसोर्सेज की मदद से जो आप इनवॉइस जनरेट करेंगे, उसको आप गवर्नमेंट की मदद से, यानी कि डिपार्टमेंट की मदद से उसको वैलिडेट कराते हैं। और यदि वो वैलिडेट हो जाता है तो उसको हम ई इनवॉइस बोलते हैं। और वैलिडेट होने का मतलब ये है कि उस पर कुछ इंफॉर्मेशन है जो उसको यूनिक बनाती है। तो जैसे QR कोड और एक IRN जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके इनवॉइस पे होना चाहिए। दूसरा, इसकी जरूरत क्यों हुई, तो यदि उसको हम समझने की कोशिश करेंगे तो हर व्यक्ति या हर बिजनेस अपने तरीके से अपना एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करता है। कई सारे लोग टैली भी यूज करते हैं, लेकिन अपना एक फॉर्मेट वो लोग यूज करते हैं। इनवॉइस में कंटेंट ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। अब डिपार्टमेंट के नजरिए से यदि इसको देखें कि उनको यदि एक ऐसा सिस्टम बनाना हो जो ट्रांसपेरेंट हो, आपस में वो ट्रांसपोरेटिव लाता हो, दैट मीन्स आपका एक इनवॉइस एक रिपोर्ट से दूसरी रिपोर्ट में अपने आप चला जाए, तो उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए जो आपके इनवॉइसेस को रीड कर सके, उसकी इंफॉर्मेशन को समझ सके, और वो समझ के वो अपने सिस्टम में बिठा सके। तो ये सब करने के लिए ई इनवॉइस को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें आपके इनवॉइस में कंटेंट एक जैसी हो, डिजाइन हो सकता है अलग अलग होगा, बट उसको यूनिफाइड करने के लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है जिसमें वो एक कंटेंट जो इंपॉर्टेंट है इनवॉइस में होना चाहिए, वो गवर्नमेंट सिस्टम रीड करता है और उसको वैलिडेट करके आपको ई इनवॉइस जनरेट करने देता है। तो आज की तारीख में बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू गवर्नमेंट के जो इनवॉइसेस हैं, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस हैं, सर ने बताया, रिवर्स चार्ज के जो इनवॉइसेस हैं, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स, ये सभी डॉक्यूमेंट्स पे आपको इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत पड़ेगी। चेंज क्या हुआ है, तो एप्लीकेबिलिटी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 1 अप्रैल से अब 50 करोड़ से ऊपर जो बिजनेसेस हैं जिनका टर्नओवर है उनके लिए ये एप्लीकेबल होने वाला है। अभी तक GST की मदद से जब आप इनवॉइसेस या आपके रिटर्न्स फाइल करते थे तो वो जेसॉन फॉर्मेट में, जो कि एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जो टेक्निक है उसको यूज करके वो डेटा हम अपलोड करते आए हैं, जो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को पुट करता है गवर्नमेंट के पोर्टल के ऊपर, सो दैट आपके रिटर्न्स ऑटोमेटिकली उस पर अपलोड हों। IRN एक इम्पॉर्टेंट चेंज है अब, जो पहले नहीं था। अभी तक हम इनवॉइस पे अपनी सुविधा के अनुसार एक सीरियल नंबर यूज करते हैं, जो हर साल हम शुरुआत करते हैं एक नए नंबर की, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें इनवॉइस को, जो हमारे लिए होता है। बट अब क्योंकि इसको यूनिफाइड रखना है अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि पूरे कंट्री के लिए, सभी के लिए यूनिफाइड करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक यूनिक 64 कैरेक्टर का एक हैश जनरेशन एल्गोरिथम यूज करके एक मेथड अडॉप्ट किया है। तो जब आप अपना इनवॉइस भेजते हैं गवर्नमेंट पोर्टल पे, तो वो पोर्टल उसको रीड करता है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसमें से पिक करता है और उसको लेके एक यूनिक IRN कोड जनरेट करता है, जो आपके इनवॉइस को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो ये हर एक इनवॉइस को यूनिक बनाता है। तो जो एक बीच में एक सवाल भी था कि यदि मेरे एक दिन में 100 इनवॉइसेस बनते हैं तो सभी के लिए, हर एक इनवॉइस के लिए एक IRN होगा, तो डेफिनेटली जैसे हर एक इनवॉइस पे एक इनवॉइस नंबर होता है, उसी तरीके से ई इनवॉइस के लिए IRN होना जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है QR कोड।
तो जैसा सर ने ऑलरेडी इसको मेंशन किया है, ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, और कहीं भी किसी को यदि वैलिडेट करना है तो उस क्यूआर कोड को रीड करके उस इनवॉइस की कंटेंट को समझा जा सकता है, वैलिडेट किया जा सकता है। तो एज ए बायर यदि मुझे कोई एक इनवॉइस मिला है तो मैं उस क्यूआर कोड की मदद से उसको वैलिडेट कर सकता हूँ, जो पहले मैं नहीं कर सकता था। जो फेक इनवॉइसेस का भी सर ने बात किया कि मुझे परचेस का इनवॉइस मिल गया, बट सामने वाले ने, जो सेलर है, उसने टैक्स पे किया ही नहीं था उस इनवॉइस के ऊपर, और वो एक फेक इनवॉइस था। तो अब क्यूआर कोड की मदद से मैं उसको वैलिडेट कर पाऊंगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमेंडमेंट एंड कैंसिलेशन, ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन आता है हम लोगों के पास, और मल्टीपल टाइम आता है। अभी तक हम लोगों की हैबिट में था कि कुछ भी चेंज हुआ, मान लीजिए क्वांटिटी में चेंज है, रेट में चेंज है, डेट में चेंज है, कोई भी चेंज हुआ हम क्विकली जाते हैं, एडिट कर देते हैं इनवॉइस को और हमारा काम हो जाता है। बट जब आपके बिजनेस पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा तो आपको इन चीजों से बिल्कुल रोक लगा देनी पड़ेगी, आपको इन्हें नहीं करना है। तो आप इन्हें, यदि एक इनवॉइस बनाया है और उसमें गलती से कोई एक गलती हो गई है, तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है कि आप उसको अगले 24 घंटे के अंदर या अगले दिन मिडनाइट, रात को 12 बजे के पहले पहले उसको कैंसिल कर सकते हैं। आप तो आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, पूरा के पूरा इनवॉइस कैंसिल होगा और एक नए इनवॉइस नंबर के साथ आपको नया इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। यदि ये टाइमलाइन आपने मिस कर दिया तो उस इनवॉइस में अब आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, आपको उसको नॉक ऑफ करने के लिए डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का सहारा लेना पड़ेगा, और आप उसका भी ई इनवॉइस जनरेट करेंगे सो दैट कि वो जीएसटी में प्रॉपरली या अप्रोप्रिएटली इम्पैक्ट दिखाए या उसका रिफ्लेक्शन लेके आए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए। बेनिफिट्स ऑलरेडी सर ने ये काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं कि बहुत सारी गैप्स हैं, रिकन्सिलेशन में बहुत सारा टाइम लगता है, जो हमारे रिटर्न्स हैं हमें एक ही इंफॉर्मेशन मल्टीपल टाइम अपलोड करनी पड़ती हैं, और एरर्स की संभावनाएं होती हैं। तो अब ई इनवॉइस आने के बाद आपको ये सुविधा होगी, या गवर्नमेंट का जो विजन है वो यही है कि आप हर एक सेलर अपना एक ई इनवॉइस अपलोड कर दे सिस्टम पे, और बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाए। दैट मीन्स आपके जो रिटर्न्स हैं वो सारे अपने आप से जनरेट होना शुरू हो जाए। तो इससे आपका समय भी बचेगा, और जो क्रेडिट फ्लो है, जो टैक्स क्रेडिट फ्लो है, उसका भी इम्प्रूवमेंट होगा, और आप अपने बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, बजाय कि ज़्यादा कॉम्प्लेंस में बिजी होने के कि ये डेटा नहीं मिल रहा या वो नहीं मिल रहा। सो इफ एवरीबडी विल फॉलो दिस रूल्स कि इनवॉइस मैंने अपलोड कर दिया, तो रेस्ट विल बी टेकन केयर बाय सिस्टम इटसेल्फ। तो ये एक नटशेल में बेनिफिट्स हैं। अलग अलग तरीके कौन से हो सकते हैं इनवॉइस जनरेट करने के, तो आप यदि 500 करोड़ के ऊपर हैं तो पोर्टल पे उनको डायरेक्ट लॉगिन दिया गया है। डायरेक्ट एंट्री पोर्टल पे आप जाके भी कर सकते हैं, यानी कि एज ए यूजर यदि मैं 50 करोड़ के ऊपर मेरा टर्नओवर है तो मैं आईआरपी पोर्टल पे लॉगिन करके अपना इनवॉइस वहां पे मैन्युअली डेटा डाल के भी जनरेट कर सकता हूं। तो कस्टमर का डिटेल, एचएसएन कोड, जो भी क्वांटिटी, वैल्यू वगैरह डिटेल्स में वहां पे दे सकता हूं। तीसरा जो मेथड है, आप किसी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो कि जीएसपी हो या उसका अपना कॉन्टेक्ट किसी एक जीएसपी के साथ हो, उसकी मदद से भी आप अपना ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ के केस में हम टैली की बात करें तो टैली एक जीएसपी है जो कि जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है, और डायरेक्टली हम आपके इनवॉइसेस को पोर्टल पे अपलोड करने की क्षमता रखते हैं। तो आपको उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको अलग से एक जीएसपी को ढूंढना है और उसके साथ टाइप करना है। टैली विल हैंडल ईच एंड एवरीथिंग। दूसरे मोड्स हो सकते हैं मोबाइल ऐप और एसएमएस, जिनकी मदद से भी आप कर सकते हैं, और ऑफलाइन टूल्स हो सकता है किसी वजह से आप अपने सॉफ्टवेयर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या जो जीएसपी प्रोवाइडर है या जीएसपी जो कनेक्ट है वो किसी वजह से वो सर्विसेज डाउन है, तो आप ऑफलाइन टूल की मदद से जेसॉन फाइल जनरेट कर सकते हैं और पोर्टल पे जाके उनके इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं। ये कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो ई इनवॉइस में होना ज़रूरी है। तो जैसा सर ने भी एक्सप्लेन किया था कि जो कंटेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, और एक स्कीमा है जिसके अंतर्गत आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो ये सिंपल है, और नॉर्मली सभी इनवॉइसेस में हम इन सब डेटा को आज मेंटेन करते हैं, और अब हमें और ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें हम मैनेज करें या मेंटेन करें। खास तौर से जो कस्टमर के एड्रेस डिटेल हैं जैसे पिन कोड, अब वो इम्पॉर्टेंट है, जो पहले हम मिस कर जाते थे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
कुछ FAQs को क्विकली देख लेते हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हालांकि ऑलरेडी सर ने बहुत सारे FAQs के आंसर दिए हैं। आई विल क्विकली पास आउट देम। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या B2C सप्लाईज के लिए मुझे इसकी जरूरत होगी? तो यदि आप बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि रिटेल बिजनेस में है तो आपको ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना है, वो टैक्सेबल इनवॉइस नहीं है। एंड व्हाट इज एन इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल? तो जैसा हमने बताया कि एक IRP पोर्टल है, वेबसाइट है, जिस पे आप जाके अपना इनवॉइस का डिटेल अपलोड करते हैं और बदले में वो आपको QR कोड और IRN जैसी इंफॉर्मेशन उस इनवॉइस पे प्रोवाइड करता है, सो दैट वो आपका इनवॉइस वैलिड इनवॉइस कहला सके। क्या कोई फिक्स पोजीशन है कि आप QR कोड कहाँ प्रिंट करेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं भी इनवॉइस में QR कोड को प्रिंट कर सकते हैं। कितनी लाइन आइटम्स हम प्रिंट कर सकते हैं? सर ने ऑलरेडी जवाब दिया, 1000 आज की तारीख में कर सकते हैं, शायद आगे जाके गवर्नमेंट इसको और भी एनहांस कर दे। IRN नंबर प्रिंट करना जरूरी है, इट इज ऑप्शनल, बट वी रिकमेंड कि आप IRN और QR कोड दोनों को इसमें प्रिंट आपको करना जरूरी करना ही चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट। और नाउ वी टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी फॉर ई इनवॉइस। तो ई इनवॉइस का जो पूरा प्रोसेस है, टेक्नोलॉजिकली वो काम कैसे करता है, उस प्रोसेस को यदि हम आसान तरीके से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि शाह ट्रेडर्स एक बिजनेस है और रॉय ट्रेडर्स एक कस्टमर है। तो यहाँ शाह ट्रेडर्स सप्लायर हैं और वो टैली यूज करते हैं जो कि एक सुविधा प्रोवाइडर है। तो उन्होंने शाह ट्रेडर्स के लिए, जो कि कस्टमर है, उनके लिए इनवॉइस बनाया। तो ये इनवॉइस GSP, क्योंकि टैली एक GSP, उसकी मदद से IRP पोर्टल पे जाएगा। वहां पे जाने के बाद ये तुरंत वैलिडेट होता है, डुप्लीकेशन चेक होता है और ये दोबारा से आपको रिटर्न में QR कोड और IRN की इंफॉर्मेशन आपके इनवॉइस में अपडेट कर देता है। एंड इट टेक्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, बहुत कम टाइम में होता है ये। इसके लिए ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि आपने कुछ अपलोड करना है फिर वेट करना है, वो सब नहीं होता है। ये करने के बाद यदि हम GST की बात करें तो ये इनवॉइस IRP से आपके GST सिस्टम पे भी जाता है, सो दैट आपकी GST के रिटर्न्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन से अपडेट हों। यदि ई वे बिल की डिटेल्स आपने डाली हैं इनवॉइस में तो आपका ई वे बिल भी इसके साथ अपडेट हो जाएगा, यानी कि ई वे बिल की रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसको जनरेट करने के लिए जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली ई वे पोर्टल पे सबमिट हो जाएंगे। तो ये इंफॉर्मेशन GST पे भी चला गया, ई वे बिल पे भी चला गया, आपका यूनिक नंबर भी जनरेट हो गया और साथ में आपके कस्टमर यानी कि शाह ट्रेडर्स को इसका जो ITC है वो भी इसी तरीके से मिल जाएगा आसानी से और वो QR कोड की मदद से इसको वैलिडेट भी कर सकते हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम है जो टेक्निकली इस तरह से काम करेगा, जिस तरीके से डेटा इसमें फ्लो हो रहा है जो हमने अभी समझा, और ये बिहाइंड द सीन होने वाला है, यानी कि आपको टैली में सिर्फ इनवॉइस बनाना है, बाकी सब कुछ ये पीछे होने वाला है, टेक्नोलॉजी की मदद से ही होने वाला है। तो टेक्नोलॉजी इस सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज आपको ई इनवॉइस एफर्टलेसली जनरेट करना है, फास्टर होने चाहिए, क्योंकि कई केसेस में यदि आपको बल्क इनवॉइसेस जनरेट करने हैं, ई वे बिल भी साथ में जनरेट करना है और इजी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए सारे ई इनवॉइस से रिलेटेड, उनको वैलिडेट भी करना है। तो ये सारी चीजें आप टेक्नोलॉजी की मदद से ही कर पाएंगे। सो आंसर इज कि अब आपको क्या चाहिए? तो ये सब करने के लिए आपके पास टैली का प्राइम है जो रिलीज 1.1 ऑनवर्ड्स आपको बड़ी आसानी से ई इनवॉइस जनरेट करने की फैसिलिटी देता है। और ये जो आप फैसिलिटी लेते हैं इसमें जो बिहाइंड द सीन पूरा टेक्नोलॉजी का फ्रेमवर्क काम करेगा और उसमें आपको कहीं भी टैली से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 2 स्टेप हैं इसको करने की। जो सबसे पहला है, जब आप 1 अप्रैल आएगा, आप अभी भी कर सकते हैं बिकॉज IRP पोर्टल ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन कर दिए हैं। तो आप अपने IRP पोर्टल यानी कि ई इनवॉइस लॉगिन को यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप वहां जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए या तो आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपनी GST डिटेल के साथ, या ई वे बिल का यदि पोर्टल लॉगिन है आपके पास तो सेम लॉगिन आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। और आपको एक API यूजर रजिस्टर करना है जिसमें आप अपना GSP सिलेक्ट करते हैं, वहां टैली आपको दिखेगा और आप अपना यूजर और पासवर्ड वहां डिफाइन करते हैं। सिर्फ ये एक स्टेप है जो आपको फर्स्ट टाइम करना है। सेकंड टाइम टैली में आप F11 फीचर्स में जाके सिर्फ इनवॉइस को एनेबल कीजिए और जैसे नॉर्मली आप इनवॉइस बनाते हैं उसी तरीके से आपको इनवॉइस बनाना। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम प्रोडक्ट में देखते हैं कि आपको एक इनवॉइस अपलोड करना है तो कैसे करेंगे।
तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आपने कस्टमर सिलेक्ट किया, उसका आप एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल, पिन कोड, जीएसटी डिटेल, ये सब आप प्रोवाइड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपने जो प्रोडक्ट उसको सेल करना है वो आपने इसमें सिलेक्ट किया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब आपको यहाँ पर रिलेवेंट सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करना है। और ये सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए नीचे नरेशन के ठीक ऊपर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो टैली अपने आप से डिटेक्ट करेगा कि ये B2B इनवॉइस है और टैक्सेबल इनवॉइस है, बिल टू सप्लाई नहीं है। तो यहाँ आपको ये ऑप्शन यस मिलेगा। और जब आप इस ऑप्शन को यस करने के बाद इस डिटेल डाल देंगे, बिल टू प्लेस, शिप टू प्लेस, तो ये डिटेल डालने के बाद सेव करना है। सेव करने के तुरंत बाद टैली आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस। अब यहाँ दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप यस कर सकते हैं या आप नो कर सकते हैं। यस करेंगे तो इमीडिएटली ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा, नो करेंगे तो डे एंड में भी आपने जितने इनवॉइस बनाए थे जिनका इनवॉइस जनरेट नहीं किया है उनका आप जनरेट कर सकते हैं। आपने जब यस किया तो टैली आपसे ई इनवॉइस लॉगिन के लिए पूछेगा, जिसका मतलब ये है कि जो आईआरपी पोर्टल पे आपने एपीआई यूजर रजिस्टर किया था वो यूजर और पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। और ये आपके लिए 6 घंटे लॉगिन टैली में वैलिड रहेगा जब आपने एक बार लॉगिन कर लिया तो, या टैली में से आप बाहर आ गए तो फिर जब आप दोबारा टैली ओपन करेंगे तो फिर आपको दोबारा एक बार ये लॉगिन करना पड़ेगा। अदरवाइज ये लॉगिन आपका इसमें 6 घंटे तक आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे ही आपने यस किया, देखिए ई इनवॉइस जनरेट हो गया विद ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, और आपका मैसेज आ गया कि ये जनरेट हो चुका है। और जनरेट होने के बाद जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे इस इनवॉइस का, तो उस प्रिंट प्रीव्यू में आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जैसे कि क्यूआर कोड और आईआरएन डिटेल आपको आपके इनवॉइस पे प्रिंट होके दिखने लगेंगे। तो अब ये ई इनवॉइस के लिए आपका एक ये वैलिड इनवॉइस है जिसमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आप प्रिंट कर सकते हैं और ये अवेलेबल है। तो ये एक तरीका हो गया कि आप सिंगल इनवॉइस कैसे जनरेट करेंगे। नाउ जो बल्क अपलोड है उसका भी ऑप्शन है टैली में, जिसमें कि आप एक साथ जितने आपने इनवॉइस अभी तक बनाए हैं उनको आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप ई इनवॉइस रिपोर्ट में जाएंगे। यहाँ पे आप अलग अलग हेड देख सकते हैं कि आपके पास पेंडिंग जनरेशन के लिए 4 इनवॉइसेस हैं। आप एक्सचेंज मेनू में जाके सेंड फॉर ई इनवॉइस करेंगे और यहाँ पर आप इनवॉइसेस जो रिलेवेंट आप पोस्ट करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करके सेंड कर सकते हैं। या फिर आपने यहाँ अभी पीछे देखा होगा कि ऑफलाइन एक्सपोर्ट का बटन भी दे रखा है। इसका मतलब यदि आप ऑफलाइन जेसॉन फाइल जनरेट करके और पोर्टल पे जाके आप बल्क इंपोर्ट करना चाहते हैं, जनरेट करना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। तो सिलेक्ट करके करेंगे तो जितनों का आपने सिलेक्ट किया है सिर्फ उन्हीं का जनरेट होगा। बिना सिलेक्ट करके आप यदि सेंड करेंगे तो सारे इनवॉइसेस जितने पेंडिंग हैं उन सभी का ई इनवॉइस आप जनरेट कर पाएंगे। तो आपने 2 सिलेक्ट किए थे, 2 सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना लॉगिन डाला और लॉगिन डालने के बाद इट विल नॉट आस्क, यदि आपने ऑलरेडी पहले से लॉगिन कर रखा है तो टैली आपसे दोबारा नहीं पूछेगा। ये डेमो रिकॉर्डिंग है इसलिए इसमें आपको ये लॉगिन दिखाई दे रहा है। और ये जैसे ही आप सबमिट करेंगे इट विल प्रोसेस ऑल द इनवॉइसेस, और ये इनवॉइसेस प्रोसेस होने के बाद सबके आईआरपी पोर्टल्स की डिटेल्स लेके आपके सिस्टम में ये अपडेट हो जाता है। तो 2 ई इनवॉइस थे उनको जनरेट कर दिया। अब बिना सिलेक्ट करके सेंड करेंगे तो जो रिमेनिंग इनवॉइसेस हैं उनके लिए भी इसी तरीके से सिस्टम जनरेट कर देगा। तो ये तो तरीका हो गया कि आप किस तरह से इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं। जो ई इनवॉइस का फैसिलिटी हो गया। आई जस्ट टेक यू थ्रू द टैली, जहाँ पे हम एक रिपोर्ट देखेंगे जो सभी को बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाली है। आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन। मुकेश जी, इफ यू कैन कंफर्म कि टैली यदि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे तो। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है सर। राइट सर। तो अब जैसे टैली प्राइम में गो टू एक फीचर हमने दिया है जो आपको मदद करता है कि आप किसी भी रिपोर्ट में इमीडिएटली स्विच कर सकते हैं। तो आप गो टू बटन पे जाके एक रिपोर्ट आपको दिखेगा ई इनवॉइस, और यहाँ आपको मल्टीपल हेड दिखेंगे या क्लासिफिकेशंस दिखेंगे जिसमें आप सारे ई इनवॉइस के डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, दैट मीन्स आपने पूरी डिटेल्स उसमें अभी तक नहीं डाली है
या जीएसटी का टोटल मिसमैच है, तो उस तरह के इनवॉइसेस को आइडेंटिफाई करके टैली आपको शो करेगा। मिसिंग इनवैलिड इंफॉर्मेशंस यदि कुछ हैं तो वो भी आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएंगी। रिजेक्टेड बाय ई इनवॉइस सिस्टम, तो एक लेवल पे तो टैली ने वैलिडेट किया, बट जब आप फाइनली उसको प्रोसेस करते हैं तो वो प्रोसेस करने के बाद भी हो सकता है कि आपका ई इनवॉइस जनरेट ना हो और वो रिजेक्ट कर दिया जाए आईआरपी के द्वारा। तो वो क्यों रिजेक्ट किया गया है, उसका रिजेक्शन वैलिड जो उसका रीजन है उसके साथ आप यहाँ पता लगा सकते हैं और उसको करेक्ट करके आप दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। पेंडिंग है आईआरएन जनरेट करने के लिए या कोई इनवॉइस कैंसिल करने के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसा अभी एक सिनेरियो डिस्कस हुआ था कि आपने कुछ गलती की है इनवॉइस में और अब आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो अगले 24 घंटे के अंदर आपके पास ऑप्शन है कैंसिल करने का। तो यहाँ आपको राइट हैंड साइड पे कैंसिल करने का ऑप्शन मिलेगा, और कैंसिल करने के लिए जब आप इसको यूज करेंगे तो टैली आपको फैसिलिटेट करता है कि वो टैली में भी कैंसिल हो जाए और आपके पोर्टल पर भी कैंसिल हो जाए। बशर्ते यदि आपने ई वे बिल भी जनरेट किया है तो वो मैन्युअली आपको पहले ई वे बिल कैंसिल करना होगा, ई वे बिल के पोर्टल पे जाके देन यू कैन कैंसिल द ई इनवॉइस। और ये अभी इस वजह से है क्योंकि आईआरपी पोर्टल और ई वे बिल पोर्टल का जो सिंक है वो वन वे सिंक है, टू वे नहीं है, इस वजह से है। बट जैसे ही वो हो जाएगा तब आप ये भी कर पाएंगे टैली से। तो कैंसिलेशन करना भी आसान है कि आप टैली से कर सकते हैं। एक्सपोर्टेड, तो यदि आपने ऑफलाइन जेसॉन एक्सपोर्ट किए हैं तो वो इनवॉइसेज आप यहाँ से देख सकते हैं। मिसमैच विथ क्यूआर कोड, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। तो मान लीजिए कि आपने इनवॉइसेज बना दिए हैं टैली में और आपने इनको जनरेट भी कर दिया है ई इनवॉइस पोर्टल पे जाके, बट गलती से आपने किसी पीछे इनवॉइस को टैली में डिलीट कर दिया या कुछ चेंजेस कर दिए, तो टैली उसको आइडेंटिफाई करेगा और आपको हाईलाइट करेगा कि एक्चुअली में इनवॉइस जब आपने जनरेट किया था तो उसका वैल्यू क्या था और आपने इसको मॉडिफाई करके उसका क्या वैल्यू कर दिया है, सो दैट कि आपने यदि कुछ गलती से चेंजेस किए हैं तो वो हाईलाइट हो जाए और आप उसको प्रॉपरली करेक्ट कर पाए। आईआरएन जनरेशन जो आपने किए हैं अपडेटेड विदाउट क्यूआर कोड, यदि ऐसे कुछ केसेस हैं जहाँ पे इनवॉइस पे आईआरएन तो जनरेट हो गया है, मतलब यूनिक कोड जनरेट हो गया है, बट क्यूआर कोड किसी वजह से नहीं अपडेट हुआ है, तो ऐसे इनवॉइसेस यहाँ पर हाईलाइट होंगे। और टैली आपको फीचर देता है कि आप यहाँ गेट आईआरएन इन्फो बटन को यूज करके ये डेटा क्विकली फेच कर सकते हैं पोर्टल से, और टैली अपने आप वो इन्फॉर्मेशन यानी कि क्यूआर कोड जो मिसिंग है उसको इन इनवॉइसेस में अपडेट कर देगा। जितने इनवॉइसेस आपने कैंसिल किए हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, मार्क्ड किए हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। मार्क्ड का मतलब ये है कि आपने टैली में कैंसिल किए हैं बट पोर्टल पे अभी तक वो कैंसिल नहीं हुआ है, तो इस तरह के इनवॉइसेस भी आप देख सकते हैं। यूजर एक्सक्लूडेड ट्रांजेक्शन, हो सकता है कि कोई इनवॉइस ऐसा है जो आप एक्सक्लूड करके रखना चाहते हैं, ई इनवॉइस के लिए वो नहीं है। जैसे मान लीजिए B2C केस का कोई इनवॉइस है तो वो आपको एक्सक्लूडेड केस में दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से ये एक 360 डिग्री व्यू ऑफ रिपोर्ट है जिसकी मदद से आप पूरे ई इनवॉइसेस का स्टेटस वाइज डिटेल सारा आप एक ही रिपोर्ट में सारा आप चेक कर पाएंगे। सो दिस विल हेल्प टू सीमलेस जनरेशन ऑफ ई इनवॉइस एंड टू मैनेज द ई इनवॉइस एस्पेक्ट्स। इसमें सिंगल जनरेशन, बल्क जनरेशन, या फिर हम बात करें कि आपका कैंसलेशन, ई वे बिल जनरेशन, ये सारी चीजें आप टैली की मदद से ई इनवॉइस के फीचर को यूज करके आप आसानी से कर सकते हैं। Let me continue with my presentation to speak about the last part, that is QRMP. मुकेश जी, मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल सर। थैंक यू सर। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि QRMP स्कीम एक नया चेंज लाया है गवर्नमेंट ने रिसेंटली जीएसटी में, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ऐसे बिजनेसेस जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं जिनका जो टर्नओवर है 50 करोड़ के नीचे है, उनको एक सुविधा दिया है कि वो अपना GSTR1 और 3B रिटर्न जो है वो मंथली करने के बजाय क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं, सो दैट कि उनको जो रिटर्न फाइलिंग के कंप्लायंसेस से रिलेटेड जो हर महीना उनको एफर्ट्स करने पड़ते हैं वो कम हो जाए और कम समय में वो अपना बिजनेस पे ध्यान दे पाए।
तो इसको करने के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट ने लाया है और ये 1 जनवरी से लागू हुआ है, जिसमें आपको GSTR 3B और GSTR 1 क्वार्टरली फाइल करने का ऑप्शन है और आपके जो फाइलिंग काउंट है, टोटल जो नंबर ऑफ काउंट है, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगे यदि आप इस स्कीम को ऑप्ट करते हैं। हाउएवर हर महीना आपको इनवॉइसेस जनरेट अपलोड करने का एक ऑप्शन है जो IFF है, जिसको हम इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी बोलते हैं और इसकी मदद से आप हर महीने अपने B2B इनवॉइसेस या क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो CDNR सेक्शन है उसको हम अपलोड कर सकते हैं। और इसको करने की ज़रूरत इसलिए है बिकॉज जब आप किसी को सेल करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बायर भी इस पर्टिकुलर स्कीम में हो और उन्हें यदि मंथली रिटर्न फाइल करना है और उन्हें यदि ITC क्लेम करना है तो उन्हें इनवॉइस की ज़रूरत पड़ेगी, आपके इनवॉइसेस, और उसके लिए मंथली रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन आपको दिया गया है। तो हाउ टू सबमिट दिस पर्टिकुलर डिटेल, तो टैली ने आपको सिंपल सा एक फीचर दिया है जिसमें आप अपना GSTR 1 रिपोर्ट को ओपन करेंगे, जिस मंथ के लिए आप जनरेट करना चाहते हैं, इस केस में जैसे फरवरी एक एग्जांपल है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, ई रिटर्न सिलेक्ट करेंगे और यहाँ टैली में आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल्स फॉर ईच सेक्शन, जिसको आप यस मार्क करेंगे। इसका मतलब ये है कि इस रिटर्न में जितने भी मल्टीपल सेक्शंस हैं जैसे B2C, B2B, CDNR वगैरह, वो सारे सेक्शंस मल्टीपल फाइल्स के रूप में टैली जनरेट कर देगा। तो इस तरह से आपको सारी जेसन फाइल्स की लिस्ट दिखाई देने लगेगी स्क्रीन पे और आप यहाँ से अपने B2B और CDNR फाइल्स को यूज करके जेसन फाइल्स को आप IFF पोर्टल पे जाके अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपका समय का बचत होने वाली है। इसी तरीके से आप जब क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे तो उस समय आप अपना GSTR 1 जब फाइल करेंगे तो आप जेसन फाइल उसी तरीके से जनरेट करेंगे अलग अलग सेक्शंस में, एंड एक्सेप्ट B2B और CDNR जो बाकी के जेसन फाइल्स हैं उनको आप एक एक करके पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए और इससे आपका रिटर्न फाइलिंग आसानी से हो जाए। सो दिस इज द वे वेयर यू कैन हैंडल द सिचुएशन कि आप अब QRMP में यदि आते हैं तो आप आसानी से टैली को यूज करके अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। Now we'll open the session for Q&A. Mukesh ji, I am done with my presentation. Over to you. So दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि ये जो आपका टैली जो सॉफ्टवेयर है ये काफ़ी मदद करेगा जो हमारे खास तौर से MSMEs हैं उनके लिए, जिस तरह आपने बताया कि ये QRMP में भी और इनवॉइसिंग में भी जिस तरह से टैली मदद कर रहा है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सपोर्ट होगी शायद MSME सेक्टर के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि हम उस सेक्टर की बात करते हैं, हम उस सेक्टर को बिलोंग करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है। मैं ये कह रहे हैं कि कैन द IRN be generated through Tally ERP 9? नहीं, आप जो अभी टैली प्राइम है 1.1 रिलीज ऑनवर्ड यदि आप यूज करेंगे तो उसकी मदद से आप इसको जनरेट कर पाएंगे। ओके, तो ये जिनके पास Tally ERP 9 है वो इसको अपग्रेड कराने की कोई फैसिलिटी दीपक जी होगी क्या? 100% जितने लोगों के पास भी टैली ERP 9 है वो आसानी से इसको अपग्रेड कर सकते हैं टैली प्राइम में। और यदि आपका जो सब्सक्रिप्शन है TSS जिसको हम बोलते हैं वो यदि वैलिड है तो बिना कुछ पे किए आप अपना टैली प्राइम अपग्रेड कर सकते हैं। नहीं है तो नॉर्मली जो आपका सब्सक्रिप्शन चार्जेस होता है जो ईयरली होता है वो आप पे कीजिए और जो लेटेस्ट आपको टैली प्राइम का रिलीज है वो आप डाउनलोड करके यू कैन यूज इट। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम कुछ मेरे दोस्तों की यहाँ पर ये है कि इंटरनेट डाटा जो है वो उनका कुछ एग्जॉस्ट हो गया था या बीच में उनको कोई प्रॉब्लम हुई तो वो कुछ वीडियो देख नहीं पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि अतुल जी का और दीपक जी का दोनों का जो प्रेजेंटेशन है वो इतना अच्छा था कि वो उसको सुनना चाहते हैं, लेकिन शायद कुछ नेटवर्क की वजह से वो नहीं वहाँ देख पाए। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम ये जो प्रोग्राम है इसकी पूरी रिकॉर्डिंग बहुत जल्द जो अपना MSME हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल है उस पर हम पोस्ट कर देंगे। प्लीज़ आप आने वाले 2 दिन के बाद आप प्लीज़ वहाँ आइए
और ये पूरी रिकॉर्डिंग आपको वहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। अब वो पूछ रहे हैं कि सर फॉर स्मॉल MSMEs व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग टैली, इज इट आल्सो एप्लीकेबल फॉर एक्सपोर्ट बिजनेसेस? श्योर सर, आप किसी भी तरह का बिजनेस है आपका, आप उसका अकाउंटिंग के लिए टैली को यूज कर सकते हैं। और टैली के दो तरह के लाइसेंस आते हैं, एक सिंगल यूजर है और एक मल्टी यूजर है। आप ऑनलाइन टैली की वेबसाइट पे जाएंगे तो यू बी एबल टू सी दी प्राइजेस और उसके सारे बेनिफिट्स आप उस पर देख सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल है, मतलब सभी के लिए कॉमन है। इट इज नॉट लाइक दैट कि अलग अलग जगह आपको अलग अलग तरह से मिलेगा। और आप वहां से टैली डाउनलोड करके आप उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, डेमो लेना चाहते हैं, तो वेबसाइट से जाके आप वो भी कर सकते हैं। ये शायद दीपक सर भी बता पाएंगे इसके लिए। दीपक जी, आप इसके लिए शायद ये बता दें कि क्या विदाउट एनी सॉफ्टवेयर भी वी कैन जनरेट दिस IRN? हाँ, आप बिना सॉफ्टवेयर के भी कर सकते हैं और उसके लिए आपको IRP पोर्टल पे जाके मैन्युअली खुद से लॉगिन करना होगा और वहाँ 1 बाय 1 डिटेल आपको सबमिट करनी होगी। या फिर कुछ एक्सेल टेम्पलेट्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके थ्रू आप JSON में फाइल कन्वर्ट करके उसके थ्रू भी कर सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि कैन वी जनरेट वन JSON फाइल फॉर GSTR1 एंड GSTR3B? दोनों के JSON अलग अलग रहेंगे। आप जब GSTR1 फाइल करेंगे तो उसके JSON फाइल्स अलग जनरेट होंगे और जब आप 3B फाइल करेंगे तो उसके JSON फाइल्स अलग जनरेट होंगे। तो दोनों के रिटर्न भी अलग अलग है, फाइल्स भी अलग अलग। ये पूछ रहे हैं कि जो बिगर ई-कॉमर्स प्लेयर्स हैं, क्या उनको भी GST नंबर अपना लेना होगा फॉर सेलिंग के लिए? मेरे को बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। आल्सो बिगर ई-कॉमर्स प्लेयर रिक्वायर GST नंबर। Okay, bigger e-commerce players require GST number for selling through them. What to do if we don't have the GST if our turnover is very less as it's going to be MSME? I did not get actually what is हाँ, the मुझे भी ज़्यादा समझ question. नहीं आया। उनका शायद क्वेश्चन ये है कि वो शायद या तो इनपुट क्रेडिट के लिए बात कर रहे होंगे। वो कह रहे हैं कि जो ई-कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से वो कुछ अगर सामान खरीदते हैं तो वो GST नंबर उनसे मांगते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी हम क्योंकि उस थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर अंदर है तो हमें GST का नंबर नहीं है। तो अगर आपके पास नहीं है तो नेचुरली आप नहीं दे सकते उनको। Yes. वो पूछ रहे हैं कि आशीष जी पूछ रहे हैं कि GSTR1 कैन वी जनरेट वन JSON फाइल फॉर GSTR1? हाँ, यदि जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि आप अलग अलग सेक्शन वाला जो ऑप्शन है उसको आप नो करेंगे तो एक सिंगल फाइल जनरेट करके भी आप अपना JSON फाइल सबमिट कर सकते हैं। बट क्योंकि QRMP में आपकी जो डिमांड है स्कीम की वो सिर्फ B2B और CDNR सेक्शंस के लिए है, तो इसलिए आपको वो ऑप्शन गिव करके सेक्शन वाइज फाइल को अपलोड करना पड़ेगा। अदरवाइज आप सिंगल फाइल भी यूज कर सकते हैं। जी दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन GSTR2A एंड 2B? जब मैं इनवॉइस पोर्टल पे अपलोड करता हूँ, जो मेरा GSTR1 है वो मेरे बायर के लिए, यानी जिसको मैंने इनवॉइस रेस किया है उसके लिए वो GSTR2A हो जाता है। सो सिमिलरली आप जब अपना ITC देखना चाहते हैं या उसको आप कंफर्म करना चाहते हैं तो वो 2A में आप उसको देख सकते हैं। और आप उसमें यदि कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं या उसको रिकन्फर्म करना चाहते हैं कि कोई इनवॉइस उसमें गलत आया है या आप नया इनवॉइस अपनी तरफ से उसमें ऐड करना चाहते हैं सप्लायर का, सो दैट वुड बी डन विद द अमेंडमेंट इन 2B। सवालों की अभी झड़ी लग रही है। हाउ विल बी वी मैप्ड टू GSTR2? नहीं समझा सवाल। हाउ वी मैप? अच्छा, थोड़ा और ये क्लैरिटी से पूछेंगे तो समझ में आएगा। सर मैं आप बस जो हमारे अभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके अगर और भी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो प्लीज़ आप हमें मेल कर सकते हैं। और हम जो आज के जो एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं उनको आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भेज देंगे, उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और फिर वो जो जवाब है वो हम आप तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। बहुत सारे थैंक्स आ रहे हैं for the info on QRMP scheme and
such informative session. और मैं यहाँ पर्सनली धन्यवाद देना चाहूँगा श्री अतुल गुप्ता जी का। वो शायद उनका कनेक्शन अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन उन्होंने जिस सरलता से हमको जीएसटी के बारे में, ई इनवॉइसिंग के बारे में, HSN कोड के बारे में बताया, और उन्होंने साथ में हमें ये भी कहा कि आगे भी वो हमारी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। हम उनको फिर अपनी और जो वेबिनार्स होंगी इस जीएसटी के ऊपर या किसी और भी टॉपिक के ऊपर, तो हम उनसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे, हम उनको फिर इनवाइट करेंगे और आपके सामने उनको फिर लेकर आएंगे, ताकि वो आपको, हमको, सबको समझा भी सके और जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनका भी जवाब दे सके। दीपक जी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, मेरे पर्सनल अपनी तरफ से, क्योंकि मेरा भी जो ज्ञान है वो काफ़ी बड़ा है आज। और जिस तरह से जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं और जो हमारे मेंबर हैं वो बाद में भी इसको देखेंगे, क्योंकि इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो हम पूरी अपलोड कर देंगे MSME हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो काफ़ी लोग इससे बेनिफिटेड होंगे। और जिस तरह से टैली लगा है, मैं समझता हूँ कि खास तौर से MSMEs की मदद करने के लिए, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो MCA का जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें भी शायद टैली पूरी तरह से खरा उतरेगा, ये ऑडिट ट्रेल के बारे में भी। उसके लिए भी हम जरूर एक वेबिनार करेंगे बहुत जल्द, टैली से रिक्वेस्ट करेंगे। तो और मनीष जी भी कह रहे हैं वेरी नाइस सेशन, वेरी 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 वेल रिटन एक्सप्लेन। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको, दीपक जी आपको और अतुल जी को आज के इस सेशन के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सेशन यही खत्म करते हैं। हमने कोशिश की थी कि 1.5 घंटे का, ये 1.5 आवर का सेशन रखेंगे, लेकिन जिस खूबी से हमारे दोनों पैनलिस्ट ने आज हमें ये सब बताया और हमारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, उनको शायद कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि दिल में पैशन था कि इन MSMEs की जितनी मदद हो सके उतनी की जाए। अतुल जी और दीपक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो मेरे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर दोस्त हैं उनका, क्योंकि आपके बिना ये सेशन पॉसिबल ही नहीं था। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू।